बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 8 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा लेक्चर बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हमारा आज का लेक्चर है डिजाइनिंग एंटरप्राइज कैंपस। एक कैंपस के अंदर नेटवर्क डिजाइनिंग के बहुत से मुख्तलिफ पहलुओं को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एक कैंपस का नेटवर्क जब डिजाइन किया जाता है तो उसमें कौन कौन से पीसेस को आपस में जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, कौन कौन से डिजाइन फैक्टर्स उसमें हमें देखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 8, डिजाइनिंग एंटरप्राइज कैंपस। अब डिजाइनिंग एंटरप्राइज कैंपस में तीन चीजों को कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले नेटवर्क एप्लीकेशंस, जो एप्लीकेशन नेटवर्क में यूज हो रही हैं, कौन कौन सी यूज हो रही हैं, कितना नेटवर्क ट्रैफिक का फ्लो है उनके अंदर, क्या उनकी वजह से कोई नेटवर्क कंजेशन तो कॉज नहीं होगी, और उसके अलावा नेटवर्क एप्लीकेशन का फ्लो कैसे रहेगा, सर्वर कहां पे होंगे जो हमारे बाकी सारे क्लाइंट्स तक कम्युनिकेट करेंगे उस एप्लीकेशन को। ये सारी चीजें नेटवर्क एप्लीकेशन के अंदर डिस्कस होंगी। उसके बाद सेकंड नंबर पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखेंगे कि एंटरप्राइज कैंपस में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं डिजाइनिंग को। और फिर तीसरे नंबर पर हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हम ये देखेंगे कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यूज होने वाली डिवाइसेस की सिलेक्शन करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। हमने इससे पहले लेक्चर्स में जब हमने कैंपस नेटवर्क को डिफाइन किया था तो हमने ये देखा था कि हमने हायरार्किकल और मॉड्यूलर कैंपस के डिजाइन को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन को मॉड्यूलैरिटी के हवाले से देखा था और उसकी हायरार्किकल को देखा था, जिसमें कि हायरार्की में उसके तीन डिफरेंट लेयर्स थी, एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और कोर लेयर। अभी हम ये देखेंगे कि इन लेयर्स को डिजाइन करते हुए हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। उससे पहले हम इन तीनों फैक्टर्स पर, नेटवर्क एप्लीकेशंस, एनवायरमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस पर डिटेल से बात करेंगे कि ये क्या चीजें हैं और इनमें कौन कौन से अनासर, कौन कौन सी चीजें इनको इफेक्ट करती हैं, कौन कौन सी चीजें हमें जहन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैंपस का नेटवर्क डिजाइन करते वक्त। तो सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क एप्लीकेशंस। नेटवर्क एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है नेटवर्क एप्लीकेशन की कम्युनिकेशन, कि आपको उसकी कम्युनिकेशन कैसे देनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। एप्लीकेशन की जो कम्युनिकेशन है वो तकरीबन चार किस्म की होती है: पीयर टू पीयर एप्लीकेशंस, क्लाइंट टू लोकल सर्वर, क्लाइंट टू सर्वर फॉर्म एंड क्लाइंट टू एंटरप्राइज एज। अब इन चारों को डिटेल में देखते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशन कम्युनिकेशंस का क्या मतलब क्या है, ये कैसे हमारे काम आ सकती हैं। सबसे पहले पीयर टू पीयर एप्लीकेशंस। लेट्स से हमारे पास हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास यहां पर एक स्विच है, लेयर 2 स्विच, एक्सेस लेयर, ये अटैच है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से। उसका साइन कुछ इस तरह से होगा। अब इस स्विच के साथ मुख्तलिफ पीसीज अटैच हैं। ये है जी पीसी 1, पीसी 2, पीसी नंबर 3। इसके साथ वॉइस ओवर आईपी के फोन्स भी अटैच हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, वैसे तो जो एक्चुअल डिजाइन में ये भी होता है कि फोन्स के अंदर स्विच पोर्ट्स भी होती हैं, तो नॉर्मली ये जो पीसी होता है ये फोन के साथ डायरेक्टली भी आप अटैच कर सकते हैं और यहां से भी उसको वो कम्युनिकेशन मिल जाती है। लेकिन लेट्स से हमारा नेटवर्क का डिजाइन कुछ इस तरह से है। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच के साथ हमारे पास कॉल मैनेजर लगा। तो यहां पे हमारे पास सिस्को कॉल मैनेजर,
आपको याद होगा मैंने आपको इसका एक्चुअल नाम बताया था, CUCM, सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, यहाँ पे एक और एक्सेस लेयर स्विच से अटैच है, यहाँ पे एक और हमारे पास टेलीफोन लगा हुआ है और इस टेलीफोन के साथ ही हमारे पास पीसी अटैच है। ये हो गया PC3। अब एक जनरल जो इसमें कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है, जो आप हमारे पास कॉल मैनेजर होता है, हमारी जो वॉइस की ट्रैफिक होती है वो कैसे कम्युनिकेट करती है। सबसे पहले तो मुझे कुछ दूसरी इंक चूज करना ना। एक प्रोटोकॉल है हमारे पास कॉल्ड स्किनी। ये प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, ये प्रोटोकॉल इस कॉल मैनेजर के साथ कम्युनिकेशन करता है हर एक इवेंट की जो भी इस फोन पे हो रही होगी। लेट्स से कि यूजर आया, यूजर ने ये फोन पिकअप किया, स्किनी फौरन जल्दी से जल्दी इस कॉल मैनेजर के पास गया। कॉल मैनेजर किसी यूजर ने फोन उठाया, कॉल मैनेजर ने कहा ओके कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है मुझे पता चल गया, इट्स ओके। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। कॉल, यहां पे यूजर ने नंबर डायल किया 1, स्किनी फौरन कॉल मैनेजर के पास गया, कॉल मैनेजर यूजर ने 1 डायल किया, कॉल मैनेजर ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है थैंक यू वेरी मच, मुझे पता चल गया, ठीक है। उसके बाद यूजर ने अगला नंबर डायल किया 0, स्किनी फिर वापस कॉल मैनेजर के पास गया, भागता भागता गया, कहता कॉल मैनेजर यूजर ने 0 डायल किया, कॉल मैनेजर ने कहा ओके नो प्रॉब्लम थैंक यू, लेट्स लुक अप कि ये अब यूजर जो है ये किसी पीयर को कॉल करने जा रहा है। तो इट स्टार्ट्स द प्रोसेस के अब वो अपने राउटिंग टेबल में देखेगा, अपने पूरे टेबल में कि इस कॉल को कहां डिलीवर करना है। उसके बाद लेट्स से ये 3 डिजिट की एक्सटेंशन है, यूजर ने 1 दबाया, स्किनी फिर फौरन कॉल मैनेजर के पास गया, कॉल मैनेजर यूजर ने 1 प्रेस किया। अब जो ही ये यहां से कॉल कंप्लीट हुई, यहाँ पे ये डायलिंग कंप्लीट हुई, डायलिंग नंबर यूजर ने मिलाया 101, कॉल मैनेजर को पता है कि भी 101 जो है वो हमारे पास ये नंबर है, यहां पे पड़ा हुआ है। कॉल मैनेजर ने फौरन ये कम्युनिकेशन ट्रांसफर कर दी डायरेक्ट इस फोन के ऊपर। अब जब ये कम्युनिकेशन इस फोन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी तो क्या होगा, तो ये दोबारा कम्युनिकेशन इस कॉल मैनेजर की तरफ नहीं जाएगी, तो ये कम्युनिकेशन कुछ इस तरह से जाएगी। लेट्स चूज अ डिफरेंट इंक फॉर दैट। ये कम्युनिकेशन डायरेक्ट इस फोन से इस फोन की तरफ जाएगी, ये वापस कॉल मैनेजर को इन्वॉल्व नहीं करेगी, इसकी कम्युनिकेशन जो दोनों फोनों की होगी वो डायरेक्ट हो जाएगी। तो ये है पीयर टू पीयर एप्लीकेशन, जिसमें कि वॉइस यूनिफाइड कम्युनिकेशन हमारे पास आती हैं, जो कि पीयर टू पीयर कम्युनिकेट करती हैं। उनकी जो कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है वो किसी ना किसी कॉल मैनेजर कोई सर्वर से उसकी शुरुआत होती है और उसके बाद उसकी जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है वो पीयर टू पीयर होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारी एप्लीकेशन कम्युनिकेशन में है क्लाइंट टू लोकल सर्वर एप्लीकेशन कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, लेट्स से हमारा कोई डिजाइन इस तरह से है, हमारे पास ये एक्सेस स्विच है, लेयर 2 स्विच, जिसके साथ पीसीज अटैच हैं। तो ये जी हमारे पास पीसी पीसी पीसी, ये हमारे पास लेट्स से एक साइट है, ये है साइट नंबर 1। इसी तरह हमारे पास एक और साइट है, साइट नंबर 2, उसका भी ये एक्सेस लेयर स्विच और उसके साथ डिफरेंट उसके पीसी अटैच हैं। ये होगी हमारी साइट नंबर 2। अब ये पीसीज जो कि एक्सेस लेयर स्विच से अटैच हैं, ये एक्सेस लेयर स्विच कहां जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच के पास। लेट्स से कि हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच जो है ये कोर भी है हमारे, जैसे हमने पहले जिक्र किया था पिछले लेक्चर में कि
अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई छोटी है तो हमें कोर स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन स्विच अलग-अलग बाय करने की जरूरत नहीं है। हम डिस्ट्रीब्यूशन और कोर स्विच को कंबाइन करके भी लगा सकते हैं। सो लेट्स से कि ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कोर ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगा इन दोनों स्विचेस से। अब क्लाइंट टू लोकल सर्वर कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हर साइट में लोकली हमारे पास सर्वर पड़े होते हैं, तो इसी एक्सेस लेयर स्विच के साथ कुछ सर्वर्स भी अटैच हैं। ये हमारे साइट 1 के सर्वर हो गए, इसी तरह ये हमारे साइट 2 के सर्वर हो गए। तो हो सकता है ये हमारे पास किसी एप्लीकेशन का सर्वर हो या डेटाबेस का सर्वर हो या बैकअप सर्वर हो, तो कोई भी कम्युनिकेशन जब इस पीसी ने करनी है सर्वर से तो वो लोकली होगी। इसीलिए ये मॉडल हमारे पास पुराना मॉडल हो चुका है। हमने पहले भी जिक्र किया था इस मॉडल का 80-20 रूल, जिसमें कि 80% ऑफ द ट्रैफिक आपके लोकल नेटवर्क में रहती है और सिर्फ 20% ऑफ द नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो नेटवर्क से आपके लोकली उससे बाहर जाती है। सो इट कुड बी इंटरनेट ट्रैफिक और एनी अदर ट्रैफिक, लेकिन बहुत सारा आपकी ट्रैफिक का हिस्सा वो लोकल ही रहता है, क्योंकि सर्वर की कम्युनिकेशन आपकी लोकली हो रही होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, डिफरेंट टाइप्स के सर्वर, डीएनएस सर्वर, वेब होस्टिंग सर्वर, ये आपके लोकली अटैच होते हैं और आप लोकली कम्युनिकेट कर रहे होते हो, तो बाहर जाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अगेन ये मॉडल, ये कम्युनिकेशन पुरानी हो चुकी है। आजकल के दौर में हम ये कम्युनिकेशन यूज नहीं करते। आजकल के दौर में हम 2080 रूल यूज करते हैं, जो कि हम आगे आने वाले देखेंगे स्लाइड्स में कि वो क्या है। और क्लाइंट टू लोकल सर्वर में जैसा मैंने कहा कि वो एप्लीकेशन सर्वर हो सकता है, डेटाबेस सर्वर हो सकता है, जो कि लोकली अटैच पीसीज को सर्व करेगा। उसके बाद नंबर 3, क्लाइंट टू सर्वर फॉर्म। इसमें हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से रहेगा। लेट्स से वी हैव एक्सेस स्विच हियर, उसके साथ ये पीसीज अटैच हैं, अनदर एक्सेस स्विच हियर, ये दो डिफरेंट साइट्स हैं, साइट 1 एंड साइट 2। दिस इज साइट 1, दिस इज साइट 2। अब ये दोनों किससे अटैच होंगे? डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर के साथ, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के साथ। तो ये हमारे पास आ गया डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, एक्सेस लेयर स्विच दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच के साथ। और ये हमारा कोर स्विच भी है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर स्विच से हमारी एक और एक्सेस लेयर शुरू होगी, जो कि सर्वर फॉर्म में जाएगी, जहां पे सिर्फ हमारे सर्वर पड़े हैं। तो यहां पे हमारे पास सर्वर्स हैं, और ये सर्वर्स कनेक्टेड हैं रिडंडेंटली इन स्विचेस के साथ। जैसे हमने बोला था कि हम क्लाइंट्स को रिडंडेंट कनेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि नॉर्मली उनमें एक ही इथरनेट कार्ड होता है, लेकिन सर्वर को नॉर्मली उन पे 2 इथरनेट कार्ड, इवन ट्रिपल या क्वाड इथरनेट कार्ड भी लग सकते हैं, डिपेंड ऑन के वो सर्वर कितना क्रिटिकल है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, डिपेंड ऑन दैट। तो उसको देखते हुए ये हमने सर्वर को रिडंडेंसी भी दे दी। स्विच की रिडंडेंसी भी है कि अगर एक पूरे का पूरा स्विच डाउन हो जाता है तो ये सारे सर्वर एक स्विच के थ्रू कोर स्विच या डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच से होते हुए, एक्सेस लेयर स्विच के से होते हुए और क्लाइंट को सर्व कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो रूल इस्तेमाल होता है वो है 20-80 रूल, यानी कि सिर्फ 20% ऑफ द ट्रैफिक लोकल रहेगी, लोकल टू द साइट्स, और 80% ऑफ द ट्रैफिक
वो बाहर जाएगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करते हो तो आपको सर्वर फॉर्म तक जाना पड़ेगा, सर्वर फॉर्म तक एक्सेस लेनी पड़ेगी। उसके अलावा हमारे पास ये जो सर्वर के लिंक्स होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम गिग के होते हैं, क्योंकि यहां से जो ट्रैफिक लोड होता है वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ये हर साइट को सर्व कर रहे होंगे कंपनी की, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट उनकी गिग की होगी। बाकी फिर वो डिपेंड करता है कि उस सर्वर पे कितना लोड है, अगर हमने 1 गिग से ज्यादा भी देनी है तो वो भी हम उसे दे सकते हैं। उसके बाद हमारी चौथे नंबर पर एप्लीकेशन कम्युनिकेशन है, वो है क्लाइंट टू एंटरप्राइज एज। ये एप्लीकेशन की कम्युनिकेशन भी 2080 रूल को ही फॉलो करती है, और इसका डिजाइन कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास लेट्स से साइट 1 में ये एक्सेस स्विच, इसके साथ डिफरेंट क्लाइंट स्पीसीज अटैच हैं। साइट नंबर 2 हमारे पास ये दूसरा एक्सेस लिस्ट, इसके साथ ये क्लाइंट्स डिफरेंट पीसीज अटैच हैं। ये सर्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में। अब यहां पे डिफरेंस क्या आता है कि यहां पे हमारे पास कुछ सर्वर्स होंगे जो हम इंटरनल यूज के लिए रखेंगे। ये हमारे पास आ गया बिल्कुल वैसे ही सर्वर फॉर्म वाला डिजाइन, जिसमें हमारे पास ये सर्वर फॉर्म के एक्सेस स्विचेस हैं, और ये हमारे पास आ गए सर्वर फॉर्म के स्विचेस। ये सर्वर फॉर्म के सर्वर्स, और ये रिडंडेंटली ड्यूल कनेक्टिविटी है इनकी दोनों स्विचेस के साथ। उसके बाद डिफरेंस कहां आता है, हमारे पास यहां पे एंटरप्राइज एज मॉड्यूल होता है, जो कि हमने पहले लेक्चर्स में जब हम हायरार्किकल एंड मॉड्यूलर्स लेसन को डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने एंटरप्राइज एज को डिस्कस किया। तो ये जो कोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है ये कनेक्ट होगा एंटरप्राइज एज के डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के साथ, और ये एंटरप्राइज एज का डिस्ट्रीब्यूशन स्विच आगे कनेक्ट होगा डिफरेंट सर्वर्स के साथ। अब ये जो सर्वर हमने यहां पे रखे हैं ये है हमारा डीएमजी। मैंने अपने पहले लेक्चर्स में बताया था कि डीएमजी क्या होता है, डीमिलिटराइज जोन, जिसमें कि ये वाला जो पोर्शन है आपका इससे बाहर बाहर वो एक अनट्रस्टेड पोर्शन है, और ये पोर्शन आपका ट्रस्टेड पोर्शन है। तो हम किसी भी बाहर वाले ट्रैफिक को अपने नेटवर्क के अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकते अगर वो ऑथराइज ना हो, ऑथेंटिकेटेड ना हो। तो अगर उसने किसी रिसोर्स को, लेट्स से उसने कंपनी की वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो हम अपना वेब सर्वर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं रखेंगे, हम उसे एक सेपरेट डीएमजी एरिया बना के उसके अंदर हम वेब सर्वर एंड डीएनएस सर्वर रखेंगे, ताकि अगर किसी बाहर के जो लोग हैं जो कंपनी में काम नहीं करते, जो अनऑथराइज्ड हैं, अगर उन्होंने वेबसाइट को एक्सेस करना है, कंपनी की किसी डिटेल को एक्सेस करना है जो कि पब्लिकली अवेलेबल हो, तो वो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के अंदर ना आ सकें, वो बाहर से ही उसको सर्व कर सकें। तो यहाँ पे हो सकता है हमारे पास ये वेब सर्वर है, डीएनएस सर्वर हो, जिसको कंपनी के एम्प्लॉयज भी यूज कर सकते हैं यूजिंग दिस एंटरप्राइज एज कनेक्शन। लेकिन हमने कंपनी के अंदर के नेटवर्क के अंदर भी हमने बहुत सारे सर्वर रखे,
हो सकता है हमारे पास कंपनी के अंदर जो एप्लीकेशन यूज हो रही हैं वो हमारे पास कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो नेटवर्क है उसके अंदर हम उसको सर्व कर रहे हो। एप्लीकेशन सर्वर्स, फाइल सर्वर हो सकता है, we can also have a database server। तो ये डिजाइन क्लाइंट टू एंटरप्राइज एज ये बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। उसकी रीजन ये है कि अगर हम सर्वर फॉर्म का डिजाइन यहां पे इंप्लीमेंट करते हैं और ये अपने वेब सर्वर, डीएनएस सर्वर को अपने इस इंटरनल सर्वर फॉर्म के अंदर रखते हैं तो उसका एक नुकसान सिर्फ यही है कि सिक्योरिटी की बहुत बड़ी वनरेबिलिटी हो सकती है कि बाहर का कोई भी अनऑथराइज शख्स उस मटेरियल को एक्सेस करने के लिए हमें उसे अलाउ करना पड़ेगा कि वो हमारे नेटवर्क के अंदर आए और रिसोर्सेज को एक्सेस करे, जो कि सिक्योरिटी वाइज अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए हमने उसका एक सेपरेट एरिया बना दिया, डीएमजी एरिया, डीमिलिटराइज जोन एरिया, जो कि एंटरप्राइज एज से एक्सेस होगा। अनट्रस्टेड एरिया है, तो अगर बाहर से कोई बंदा आ रहा है, कोई ट्रैफिक आ रही है जो कि अनऑथराइज्ड है, सिर्फ पब्लिकली डेटा उसने एक्सेस करना है तो वो नेटवर्क के अंदर दाखिल ना हो सके। इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम सिर्फ एक ही होती है, वो है कॉस्ट, कि कॉस्टली होता है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन इस मॉडल को यूज करेंगी जो कि थोड़ी बड़े लेवल की हो, थोड़े पैसे ज्यादा स्पेंड कर सकती हो अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिनको पता हो कि वो उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हर चीज को देखती हो कि भाई सिक्योरिटी का लेवल बहुत हाई होना चाहिए, ट्रैफिक जो है वो किसी भी तरह से इम्पैक्टेड ना हो। तो ये मॉडल उन्हीं कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा बेहतर मॉडल है। अब ये तो हमने देखे 4 डिफरेंट मॉडल्स एप्लीकेशन कम्युनिकेशन के। उसके बाद कैंपस डिजाइनिंग में हमारे पास जो फैक्टर था वो है इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंसिडरेशन। अब इन्वायरमेंटली जब हम कैंपस का नेटवर्क डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमें किस किस चीज का ख्याल रखना चाहिए। हमें हीटिंग को देखना चाहिए कि बहुत ज्यादा जिस भी रूम में जो भी क्लोजेट है, जो भी वायरिंग क्लोजेट है, वहां पे बहुत ज्यादा हीट जनरेट तो नहीं हो रही है, क्योंकि हीट नेटवर्क डिवाइसेस को डैमेज कर सकती है, उनकी परफॉर्मेंस को स्लो डाउन कर सकती है। तो हीटिंग को कंसिडरेशन देनी चाहिए। वेंटिलेशन एंड कूलिंग को कंसिडरेशन देनी चाहिए कि अगर वहां पे हीट ज्यादा जनरेट हो रही है या वहां पे नेटवर्क नोड्स या नेटवर्क डिवाइसेस ज्यादा तादाद में मौजूद हैं तो श्योरली उनके प्रोसेसर से हीट जो जनरेट हो रही होगी वो थोड़े ज्यादा अमाउंट में होगी। तो फिर हमने उसकी कूलिंग और वेंटिलेशन को देखना है कि हो सकता है कि हम एक उस पूरे कमरे में जो हमारा नेटवर्क का रूम है, जो जहाँ पे हमारे पास सर्वर पड़े हैं, जहाँ पे नेटवर्क के डिवाइसेस पड़ी हैं, स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, आईपीएस, आईडीएस, फायरवॉल्स, जहाँ पे ये सारी चीजें पड़ी हैं, वहां पे एसी वगैरह लगा दिया जाए ताकि वो उस कमरे के टेम्परेचर को एक ऑप्टिमम लेवल पे रखे, ताकि अगर डिवाइसेस बहुत ज्यादा हीट अप हो जाएं तो वो एसी जो है उनको थोड़ा सा कूल डाउन करने में मदद करें। उसके बाद देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, लोकेशन ऑफ नेटवर्क नोड्स एंड ट्रांसमिशन मीडिया केबलिंग। इनको डिस्कस करते हैं डिटेल में कि ये क्या पार्ट प्ले करती हैं हमारे इस कैंपस नेटवर्क की डिजाइनिंग में। लोकेशन ऑफ नेटवर्क नोड्स, हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स की लोकेशंस होती हैं एक कैंपस के डिजाइनिंग के दौरान। सबसे पहले है हमारे पास इंट्रा बिल्डिंग लोकेशंस। इंट्रा बिल्डिंग क्या होती है? इंट्रा बिल्डिंग ऐसी होती है कि लेट्स से हमारे पास ये एक बिल्डिंग है, इसके फ्लोर्स हैं जी 1 2 3 और 4 फ्लोर हैं इसके। अब इस बिल्डिंग के अंदर जो भी कम्युनिकेशन हो रही होगी वो होगी इंट्रा बिल्डिंग। तो वी कुड हैव, हमारे पास हर फ्लोर में वी कुड हैव एक्सेस लेयर स्विच जो कि डिफरेंट क्लाइंट्स को नेटवर्क ट्रैफिक पहुंचा रहा होगा, आईपी फोन्स को पहुंचा रहा होगा, एक्सेस पॉइंट्स इससे अटैच हो सकते हैं।
फिर उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे फ्लोर 2 पे, सॉरी फ्लोर 1 पे, क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर स्विच है, और यहाँ पे भी हमारे पास ग्राउंड फ्लोर को सर्व करने के लिए भी एक्सेस लेयर है। अब ये सारे के सारे कनेक्ट होंगे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के साथ। उसके बाद वी कुड ऑल्सो हैव, हो सकता है हम यहाँ पे लोकल सर्वर मॉडल यूज कर रहे हैं या सर्वर फॉर्म का मॉडल यूज कर रहे हैं, सो वी कुड हैव एन एक्सेस लेयर स्विच हियर जिसके साथ हमारे सर्वर्स अटैच हैं। और वी ऑल्सो कुड हैव एंटरप्राइज एज, तो यहाँ पे हमारे पास हो सकता है कि एंटरप्राइज एज का डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच उसके साथ कनेक्टेड हो और वो फिर आगे डीएमजी के साथ कनेक्टेड हो एंड फर्दर ऑन। तो इसमें कुछ चीजों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले कि ये जो केबलिंग कनेक्ट होगी फ्रॉम एक्सेस लेयर टू क्लाइंट, ये मोस्ट ऑफ टाइम होती है कॉपर ट्विस्टेड पेयर, RJ45 भी जिसको कहते हैं। हम आगे अपने अगली स्लाइड में ट्रांसमिशन मीडिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप सिर्फ ये याद रखें कि ये हम कॉपर ट्विस्टेड पेयर यूज करते हैं, RJ45 ईथरनेट केबल जो है वो यूज करते हैं हम फ्रॉम एक्सेस लेयर टू क्लाइंट्स। अब एक्सेस लेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन लेयर जो कनेक्शन होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ऑप्टिकल फाइबर। उसकी रीजन ये है कि ये एक्सेस लेयर स्विच, इसके साथ लेट्स से ये 24 पोर्ट स्विच है, इसके साथ 10 क्लाइंट्स अटैच हैं और वो हर 10 क्लाइंट्स उनको फास्ट इथरनेट 0/0 का लिंक प्रोवाइड किया गया है। अब फास्ट इथरनेट 0/0 हमें पता है कि 100 मैग का लिंक है। अब डेफिनेटली वो 100 मैग हर टाइम वो 100 मैग ही तो इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि उससे बहुत कम हो रहा होगा। लेकिन जब ये सारे हमारे पास ये 10 के 10 क्लाइंट्स हो सकता है सारे के सारे एक ही दफा कम्युनिकेट कर रहे हो, सारे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और सारे फेसबुक पे जो है चैट कर रहे हो, तो हमें ये जो अपलिंक है फ्रॉम एक्सेस लेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, इसमें जो केबलिंग और इसका ये जो अपलिंक हमें देना पड़ेगा, ये मोर देन 100 मैग देना पड़ेगा। वो हम उसकी कैलकुलेशन आगे देखेंगे कि उसमें हम कैसे किन चीजों किन कौन कौन से फैक्टर होते हैं और कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम 1 गिग का लिंक हो सकता है, उससे ज्यादा का हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें ऑप्टिकल फाइबर हम यूज करते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होती है फ्रॉम दिस सर्वर फॉर्म के जो एक्सेस लेयर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, ये भी ऑप्टिकल फाइबर ही होगा। फिर उसके अलावा इस डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच के साथ हमारे हो सकता है कि ये राउटर अटैच है और ये राउटर वैन मॉड्यूल के साथ अटैच है। तो ये सारी कम्युनिकेशन है इंट्रा बिल्डिंग कम्युनिकेशन, पूरे के पूरे जो कम्युनिकेशन है वो एक ही बिल्डिंग के अंदर हो रही है, इंट्रा बिल्डिंग। उसके बाद है इंटर बिल्डिंग। पहले तो मुझे इसको क्लियर करना है। इंटर बिल्डिंग कम्युनिकेशन कैसे होती है, जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा बिल्डिंग्स हों। सो वी कुड हैव building 1 here, here we got building 2। अब ये आपस में कितनी दूर है उनमें कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं कि जो केबलिंग हम यूज कर रहे हैं वो कौन ऑन कर रहा है, कौन सी केबलिंग यूज कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। बट लेट्स से जेनेरिकली जनरली ये फ्रॉम फ्यू 100 मीटर्स टू फ्यू किलोमीटर्स, 30, 40, 50 किलोमीटर्स तक हो सकती है। अब हमारे पास यहाँ पे
वही सेम कि ये दोनों बिल्डिंग्स में हमारे पास फ्लोर्स हैं, उन फ्लोर्स में हर फ्लोर में हमारे पास एक्सेस स्विच है जो कि क्लाइंट्स, आईपी फोन और एक्सेस पॉइंट्स उनको सर्व कर रहा है। और लेट्स से हमारे पास ये जो फ्लोर नंबर 1 है वहां पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन या कोर स्विच लगा हुआ है, तो ये जो हमारा ये है डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर स्विच हो सकता है। इसी तरह ये डायरेक्टली अटैच होंगे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच के साथ, कोर स्विच के साथ। इनको थोड़ा साइन दे दें, पता चल जाए कि ये एक्सेस लेयर के स्विच है। आप बोल रहे हैं पता नहीं सर ने जो है वो क्या डब्बे डब्बे बना दिए और इनको आगे डिफरेंट क्लाइंट्स इनके साथ अटैच हैं। अब क्या होगा कि कम्युनिकेशन जो इन दो बिल्डिंग्स के बीच होगी, ये दोनों आपस में अटैच होंगे। टू डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस या टू कोर लेयर स्विचेस आपस में अटैच होंगे ताकि दोनों बिल्डिंग्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें। हो सकता है हमारे पास इस बिल्डिंग के अंदर कुछ सर्वर्स पड़े हों और इस बिल्डिंग के अंदर कुछ दूसरे सर्वर्स पड़े हों, कुछ फाइल सर्वर इसके अंदर हों, वेब सर्वर्स इसके अंदर हों, तो आपस में जो कम्युनिकेशन होगी, यहाँ पे आईपी फोन हो सकता है, उसने कम्युनिकेट करना है इधर आईपी फोन के साथ, तो ये इंटर बिल्डिंग कम्युनिकेशन के लिए ये लिंक यूज होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक इस पे रहेगी इंटर बिल्डिंग पे, तो ये हम सबसे पहले तो ऑप्टिकल कनेक्शन यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली 1 गिग से ज्यादा का होगा ये लिंक। और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर को बंडल भी करते हैं, जिसको कहते हैं ईथर चैनल, क्योंकि हम अपने अगले आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि ईथर चैनल डिटेल में क्या होता है। तो इनको फिर हम बंडल भी करते हैं ताकि डिपेंड ऑन के इस पे ट्रैफिक इस लिंक पे कैसी रहती है, अगर बहुत ज्यादा रहती है तो हम इनको बंडल करके इनका एक ईथर चैनल बना देते हैं ताकि दो लिंक से ट्रैफिक इन दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान पास होती रहे। उसके बाद नंबर 3 पर है हमारे पास, लेट मी जस्ट क्लियर दिस ऑफ, डिस्टेंट रिमोट बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। ये ऐसी लोकेशन होती हैं जो बहुत ज्यादा दूर होती हैं, सो इट कुड बी 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर लोकेशन। दो लोकेशन जो है वो दूर हैं, इतनी ज्यादा दूर हैं और उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अपना कैंपस का जो नेटवर्क होता है, तो ये हमारे पास कैंपस नेटवर्क है। कैंपस नेटवर्क में ये एक्सेस लेयर स्विच है, एक्सेस लेयर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच के साथ अटैच है। ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच एंटरप्राइज एज से कनेक्टेड है और ये एंटरप्राइज एज, इसके साथ एक और मॉड्यूल्स अटैच है, सर्विस प्रोवाइडर मॉड्यूल। तो ये सर्विस प्रोवाइडर से हम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस में है दो बिल्डिंग्स, तो हम नॉर्मली जो यूज करते हैं स्ट्रक्चर वो वैन सर्विस प्रोवाइडर से वैन का सोल्यूशन ले सकते हैं या मेट्रो इथरनेट सोल्यूशन ले सकते हैं। So it could be a cloud WAN या मेट्रो इथरनेट, मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये सर्विसेज हम सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं जो कि हमें कनेक्ट करेगी टू द सेकंड जो बिल्डिंग है उसका एंटरप्राइज एज मॉड्यूल और फिर उसका कैंपस मॉड्यूल, जिसमें कि उसका एक्सेस लेयर स्विच होगा और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच होगा और फिर ये एक्सेस लेयर स्विच जो है डिफरेंट क्लाइंट्स को कम्युनिकेट करेगा। तो इस तरह से हम बहुत ज्यादा दूर जो बिल्डिंग्स हैं हमारी उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल में, दैट इज ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया
में मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो केबलिंग यूज करते हैं उसको देखते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया केबलिंग के ऊपर ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। नॉर्मली आप जो केबलिंग करते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, कैंपस में, वो 10 साल या उससे ज्यादा तक स्टेबल ही रहती है, उसको उसमें कोई मेजर चेंजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसको केयरफुली कंसिडर करना चाहिए कि ये ना हो कि हर 2-3 साल बाद आप पूरी केबलिंग चेंज कर रहे हो, क्योंकि केबलिंग काफी एक्सपेंसिव पड़ सकती है उसको पूरी केबलिंग को चेंज करना। तो इसलिए इसको ज्यादा कंसिडरेशन दी जाती है। लेकिन एक दफा जब आप केबलिंग करते हो, सो इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के वो आपको हर साल, हर 2-3 साल बाद चेंज नहीं करनी पड़ती। तकरीबन नॉर्मली 10-15 साल केबलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर निकाल ही जाता है, बल्कि उससे ज्यादा ही निकाल जाता है। मैंने ऑर्गेनाइजेशन देखी है जिनका 20-20, 25-25 साल से जो है केबलिंग का कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, उसका जो है ना पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना पुराना लेके वो चल रहे हैं। अब इसमें कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये डिस्कस करने वाली है कि केबल यूज कौन सी की जाए, कॉपर की जाए, ऑप्टिकल फाइबर की जाए, ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी सिंगल मोड करनी है, मल्टी मोड करनी है, कॉपर में कैट 5 करनी है, कैट 6 करनी है, कौन सी यूज करनी है, ये कंसिडरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब सबसे पहले तो है हमारे पास कॉपर केबल। कॉपर केबल में हमारे पास है कैट 5 और कैट 6। सबसे पहले तो ये दोनों केबल जो होती हैं ये ट्विस्टेड पेयर होती हैं। इनके अंदर 8 टोटल केबल्स जो होती हैं वो इस एक तार के अंदर होती हैं, और इनकी एक स्पेशल कॉम्बिनेशन के साथ ये जुड़ी होती हैं आपको डिजायर्ड डिस्टेंस हासिल करने के लिए। अगर आप उसको सिस्को की रिकमेंडेड कॉम्बिनेशन से नहीं जोड़ोगे तो आपको वो डिजायर्ड मैक्सिमम लेंथ की ट्रांसमिशन नहीं मिलेगी। नॉर्मली इनका डिस्टेंस वो होता है अप टू 100 मीटर्स। 100 मीटर्स के बाद जो है ये इनमें कोलिजन आना शुरू हो जाती हैं और सिग्नल लॉस होना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे जो सिस्को रिकमेंड करता है अपनी स्ट्रेट केबलिंग के लिए और क्रॉस ओवर केबल्स के लिए, उस कॉम्बिनेशन को यूज करके ही 100 मीटर्स की लेंथ को हासिल किया जा सकता है। अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करके इस केबल को बनाओगे तो कनेक्टिविटी तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन 100 मीटर्स का डिस्टेंस की कनेक्टिविटी मिलना काफी मुश्किल होगा। अगेन लेस एक्सपेंसिव, इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और जो प्रॉब्लम मेनली इस केबलिंग को यूज करके फेस होती है वो है इंटरफेरेंस। तो जो इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सी डिफरेंट किस्म की वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स एंड ऑल अदर काइंड ऑफ वेव्स, उसकी वजह से इन केबलिंग के अंदर जो सिग्नल जा रहा होता है वो इंटरफेयर हो सकता है, वो लॉस हो सकता है, हमारी ट्रांसमिशन को इफेक्ट कर सकता है। कैट 5 नॉर्मली यूज होती है 100 meg कनेक्शन के लिए, और अगर हम 1 gig का कनेक्शन यूज करते हैं तो उसके लिए नॉर्मली हम कैट 6 की केबलिंग यूज करते हैं। नॉर्मली कैट 6 भी नहीं, वो फिर हम ऑप्टिक्स फाइबर की तरफ आ जाते हैं। लेकिन अगर ये कंपनी कहती है बजट नहीं है, ऑप्टिकल नहीं लगानी है, तो फिर हम देखते हैं उसमें कंसिडरेशन देते हैं कि कितनी दूर जा रही है, डिस्टेंस कितना है, लिमिटेशन क्या है, तो हम कैट 6 भी यूज कर सकते हैं 1 gig के लिए। अब इसकी ये जो 100 मीटर की डिस्टेंस रिक्वायरमेंट है ये इसलिए भी जरूरी है। आपने एक टर्म सुनी होगी, CSMACD, कैरियर सेंस मीडिया एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। तो ये हमारे ईथरनेट की एक टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रांसमिशन के अंदर डिटेक्ट करती है कि कोई कम्युनिकेशन तो नहीं है, तब वो ट्रांसमिशन अपनी सेंड करती है। अब अगर ये 100 मीटर से ज्यादा केबलिंग होगी तो द वे ओवर ईथरनेट वर्क्स, 100 मीटर से ज्यादा की डिस्टेंस पे उसके लिए डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि कोई ऑलरेडी ट्रांसमिशन केबल में हो रही है या नहीं हो रही। अगर वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो दैट मीन्स कि एक एंड से ट्रांसमिशन हुई, दूसरे एंड ने भी ट्रांसमिशन की, तो ये दोनों ट्रांसमिशन आपस में कोलाइड हो जाएंगी, कोलिजन हो जाएगी, कोलिजन बहुत ज्यादा हो जाएंगी। और हमें अपने नेटवर्क में कोलिजन नहीं चाहिए, क्योंकि कोलिजन डेटा ट्रांसफर को स्लो कर देती हैं बहुत ज्यादा।
तो इसलिए मैक्सिमम जो इनकी डिस्टेंस रिक्वायरमेंट है वो है 100 मीटर। अगर हमारे पास डिस्टेंस हो 100 मीटर से ज्यादा तो फिर हम यूज करते हैं ऑप्टिक फाइबर। अब ऑप्टिक फाइबर का सबसे बड़ा फायदा कि इसमें इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं होती है। इसको कोई इफेक्ट नहीं होता कि बाहर से कोई माइक्रोवेव जा रही है या दूसरी डिफरेंट वेव जो इंटरफेयर कर सकती हैं सिग्नल्स के साथ, वो इंटरफेरेंस इनमें ज्यादा नहीं होती है। इनके इनकी भी अपनी डिफरेंट इंटरफेरेंस होती है। केबल के अंदर कितनी लाइट ट्रेवल कर रही होती है, क्योंकि बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में ये हमारे पास एक ऑप्टिक फाइबर है तो उसमें हमारे पास ये लाइट ट्रेवल कर रही होती है। तो इसके अंदर जो इंटरफेरेंस वो यही हो सकती है कि अगर एक से ज्यादा लाइट के मीडियम्स ट्रेवल कर रहे हैं, लाइट की फ्रीक्वेंसीज ट्रेवल कर रही हैं, तो वो आपस में इंटरफेयर कर सकती हैं। अदरवाइज इसमें इंटरफेरेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऑप्टिक्स फाइबर हमारे पास दो किस्म की होती हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंगल मोड और मल्टी मोड। सिंगल मोड में क्या होता है कि ये जो लाइट की ये जो रे होती है ये सिंगल ही ट्रेवल कर रही होती है, एक ही होती है। और मल्टी मोड में ये एक से ज्यादा इसकी होती हैं लाइट की रेज। अब क्योंकि सिंगल मोड में ये एक ही लाइट की रे ट्रेवल कर रही होती है, इसलिए इसमें इंटरफेरेंस के चांसेस लगभग तकरीबन बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। लॉस ऑफ सिग्नल भी बहुत ज्यादा लंबे डिस्टेंस पर शायद थोड़ा बहुत होता है। तो इसकी जो डिस्टेंस लिमिटेशन है वो काफी लंबी ये जा सकती है, 60, 70, 80 किलोमीटर तक। ये आप बगैर किसी जॉइंट के, बगैर किसी कपलिंग के यूज करने के आप सिंगल मोड ऑप्टिक फाइबर को यूज कर सकते हो। लेकिन मल्टी मोड में क्योंकि एक से ज्यादा लाइट की रेस ट्रेवल कर रही होती हैं तो इसलिए उसमें थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए उसकी डिस्टेंस की लिमिटेशन कम हो जाती है। तो इसलिए वो तकरीबन फ्रॉम समवेयर बिटवीन 300 meters to about 2 kilometers तक मल्टी मोड ट्रेवल कर सकती है, और सिंगल मोड फ्रॉम 5 किलोमीटर टू रफली अबाउट 80 किलोमीटर। अब यहां पे एक चीज का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि लेट्स से कि हमारे पास डिस्टेंस रिक्वायरमेंट इट कुड बी मोर देन 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 140, 200। उसमें फिर हम क्या कर सकते हैं, फाइबर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फाइबर है, ये दूसरी फाइबर है। इनको ज्वाइन करने की स्पेशल टेक्निक्स यूज होती हैं, स्प्लाइसिंग टेक्निक, इनकी ज्वाइनिंग की टेक्निक स्पेशली यूज होती हैं जो इंडस्ट्री में। इनको बहुत ही केयरफुली ज्वाइन करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी भी वेरिएशन उस टेक्निक में लाइट की जो रेस के अंदर ट्रेवल हो रही होती है उसको डिसरप्ट कर सकती है, उसको तोड़ सकती है, लॉस ऑफ सिग्नल हो सकता है, पैकेट लॉस हो सकता है। सो दे कैन बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो अगर ये ज्वाइनिंग हम कर रहे हैं दो फाइबर की तो उसको बहुत ज्यादा केयरफुल कंसिडरेशन देनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो सकती हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो है वायरलेस। अब वायरलेस में क्या होता है, let me just clear off this slide first. वायरलेस में हमारे पास there is something called वायरलेस लैन कंट्रोलर्स, जो कि अटैच होते हैं एक्सेस पॉइंट्स के साथ। अब इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे इनकी अटैचमेंट होती है, कितने वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स, कौन कौन से वायरलेस लैन कंट्रोलर सपोर्ट करते हैं, एक वायरलेस लैन कंट्रोलर कितने ज्यादा वायरलेस एक्सेस पॉइंट को सपोर्ट करता है। ये डिटेल में हमारा जो वायरलेस का लेक्चर आएगा हम वहां पे डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ थोड़ा सा इस बारे में बताऊंगा कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स को हम यूज करते हुए हम अपने कैंपस में कनेक्टिविटी दे सकते हैं। उसकी रेंज की लिमिटेशन होती है, इसमें भी इंटरफेरेंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि डिफरेंट जो वेव्स हमारे सराउंडिंग में ट्रेवल कर रही होती हैं, माइक्रोवेव्स एंड ऑल अदर डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स, उसकी वजह से इंटरफेरेंस तो नहीं हो रही। इनकी लोकेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ पे एक्सेस पॉइंट लग रहा है वो लोकेशन कैसी है, क्या वो हमारे रिक्वायर्ड एरिया को सर्व करेगी।
एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट और दूसरे वायरलेस एक्सेस पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस, उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसके बीच रोमिंग होती है, वो कैसे होती है, ये सारी टेक्नोलॉजीज, इनको केयरफुल कंसिडरेशन दी जाती है, जो कि हम अपने वायरलेस के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेनली वायरलेस के अंदर तीन डिफरेंट उसकी टाइप्स कह लें जो यूज होती हैं, वो है 802.11g, 802.11b और 802.11a। 802.11g can give you a bandwidth of 54 megabit per second, 802.11b up to 11 megabit per second और 802.11a up to 54 megabit per second। अब 802.11g और a ये आपको सेम ही बैंडविड्थ दे रही होती हैं, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होती हैं। अगेन ये फ्रीक्वेंसीज, इनके डिस्टेंस लिमिटेशन, हमने ये कहा कि अप टू 54 या अप टू 11। सो डिस्टेंस लिमिटेशन, आप जितना दूर होंगे एक्सेस पॉइंट से उतनी आपको स्पीड कम मिलेगी, जितना करीब होंगे उतनी ज्यादा मिलेगी। ये सारी डिस्कशन हम अपने वायरलेस के चैप्टर में, ये सारी डिस्कशन को हम दोबारा रिपीट करेंगे और बहुत डिटेल में हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने ये एक चार्ट बनाया। हमने अभी तक जितने भी ट्रांसमिशन मीडिया को डिस्कस किया है उसको देखकर और उसको सामने रखकर हमने जो भी डिस्कशन की है कि अगर कॉपर ट्विस्टेड पेयर हम यूज कर रहे हैं तो डिस्टेंस कैन बी अप टू 100 मीटर्स। ऑप्टिकल मल्टी मोड यूज कर रहे हैं और अगर हम मल्टी मोड फास्ट इथरनेट के लिए यूज कर रहे हैं, 100 मेग के कनेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो डिस्टेंस होगा अप टू 2 किलोमीटर्स। 1 गिग के कनेक्शन के लिए अप टू 550 मीटर्स और 10 गिग के कनेक्शन के लिए अप टू 300 मीटर्स। इसी तरह सिंगल मोड के ऑप्टिकल कनेक्शन के लिए अगर हम 100 मेग के लिए सिंगल मोड यूज कर रहे हैं तो अप टू 10 किलोमीटर्स, 1 गिग के लिए अप टू 5 किलोमीटर्स और 10 गिग के लिए अप टू 80 किलोमीटर्स और वायरलेस अप टू 500 meg, sorry, up to 500 meters at 1 meg per second। तो 500 मीटर पे आपको तकरीबन 1 meg per second की स्पीड वायरलेस के थ्रू मिलेगी। उसी तरह बैंडविड्थ, तो ट्विस्टेड पेयर, कॉपर ट्विस्टेड पेयर अप टू 10 गिग हमें दे सकती है यूजिंग कैटेगरी 6 ट्विस्टेड पेयर। मल्टी मोड कैन गिव अस अप टू 10 गिग। Single mode can give us even more than 10 gig, so 10 gig, 40 gig हम मल्टी मोड को यूज करके ले सकते हैं। और इस तरह वायरलेस मैक्सिमम इसकी जो बैंडविड्थ है वो अप टू 54 मेगाबिट पर सेकेंड हमें दे सकती है। उसके बाद है हमारे पास कैंपस केबल कनेक्टिविटी। ये मैंने एक डायग्रामेटिकल व्यू दिया है कि कैंपस में कनेक्टिविटी कैसे रहती है, कौन कौन सी केबल्स इस्तेमाल होती हैं, लेंथ की रिक्वायरमेंट क्या होती है, गोइंग फ्रॉम दिस पीसी ऑल द वे टू डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस। तो उसको देखते हैं कि वो रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैंपस के अंदर पीसी पड़े होते हैं, जो क्लाइंट डेस्क के ऊपर पीसी होते हैं, उनसे कैट 5 नॉर्मली केबल निकल के जा रही होती है इस टर्मिनेशन पॉइंट पर। तो नॉर्मली हम यूज करते हैं कैट 5 और इसकी डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है अप टू 3 मीटर, अप टू 3 मीटर। अब यहां इस टर्मिनेशन पॉइंट से ये हमारे पास हो सकता है कि सिर्फ एक हो, क्वाड के भी मिलते हैं, इससे ज्यादा के भी हो सकते हैं। तो हमारे पास लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास पीसी नंबर 1 अटैच है, पीसी नंबर 2 अटैच है, पीसी नंबर 3 अटैच है, पीसी नंबर 4 अटैच है। तो ये सारे पीसीस यहां से यहाँ पे इस टर्मिनेशन पॉइंट पर कनेक्ट होते हैं और डिस्टेंस रिक्वायरमेंट अप टू 3 मीटर। अब क्या होगा, फ्रॉम दिस पॉइंट ये केबल्स जाएंगी हमारे पास जो नेटवर्क रूम के अंदर पैच पैनल लगा होगा उसके अंदर, उसके इधर पीछे इन पोर्ट्स के साथ कनेक्ट होंगी। तो लेट्स से ये इधर कनेक्ट है, ये इस पोर्ट के साथ कनेक्ट है, ये इधर पोर्ट नंबर 3 के साथ कनेक्ट है,
और ये पोर्ट नंबर 4 के साथ कनेक्ट है। यहां पे जो डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है वो है अप टू 90 मीटर्स। सो अप टू 90 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही होनी चाहिए। और ये भी अगेन कैट 5 ही केबल यूज हो रही होगी। ये हम यही कह रहे हैं कि ये एक रेगुलर कनेक्टिविटी जा रही है फ्रॉम द क्लाइंट टू दिस पैच पैनल। अब इस पैच पैनल से क्या होगा, इस पैच पैनल से कनेक्टिविटी होगी केबल्स की फिर इन स्विचेस के साथ। सकता है हमारे ये जो दो क्लाइंट हैं, दो पीसी, वो इधर जुड़े हुए हों हमारे इस स्विच के साथ। लेट्स सी, कलर डिफरेंट ले लें, और ये वाले जो दो हैं वो इधर जुड़े हुए हों इस पोर्ट के साथ। तो फ्रॉम द पैच पैनल हमारे पास लिंक जो गए वो एक्सेस लेयर स्विचेस के साथ। इसकी जो लेंथ की रिक्वायरमेंट है वो है अप टू 7 मीटर्स। अब अगर इन टोटल हम देखें तो यहां पे अप टू 3 मीटर्स, अप टू 90 मीटर्स एंड अप टू 7 मीटर, ये हमारे पास हो गया पूरा 100 मीटर, जो कि हम कैट 5 जो कॉपर की ट्रांसमिशन की लिमिटेशन है डिस्टेंस की, वो हमारी अप टू 100 मीटर्स है। तो वो इस तरह से डिवाइड होगी कि फ्रॉम पीसी टू द टर्मिनेशन पॉइंट ये अप टू 3 मीटर, फ्रॉम टर्मिनेशन पॉइंट टू द पैच पैनल अप टू 90 मीटर्स, एंड फ्रॉम पैच पैनल टू वो उस पूरे रैक में से होती हुई जो स्विच तक पहुंचेगी अप टू अबाउट 7 मीटर। और फिर इस एक्सेस लेयर स्विच से हम ये ऑप्टिक्स यूज करके कनेक्ट करेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस के साथ। अगेन रिडंडेंसी भी देनी है, रिडंडेंट कनेक्शन भी देने हैं, और फिर ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस भी आपस में कनेक्ट होंगे। तो ये सारी हमारी एक कैंपस के अंदर जो कनेक्टिविटी होती है, जो बिल्डिंग के अंदर, इंटर बिल्डिंग के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर जो कनेक्टिविटी होती है वो कुछ इस तरह से रहती है। तो मैंने सोचा कि ये आपको दिखाई जाए, जो लोग इस डिजाइन से वाकिफ नहीं है उनके लिए बहुत मुफीद होगी कि उनको पता हो कि डिस्टेंस लिमिटेशन कैसे होती है और कनेक्टिविटी कैसे कैसे कनेक्टेड होती है। ये हमारे जो अपलिंक्स होंगे ये ऑप्टिक फाइबर होगी। सॉरी, किधर चले गए, ऑप्टिक्स फाइबर। और ये हमारे पास हो सकता है 1 गिग का लिंक हो, डिपेंडिंग ऑन केस हमारे इस स्विच पर लोड कितना है। और ये हमारे पास ईथर चैनल हो सकता है जो कि इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है इंटर कनेक्टिविटी के लिए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस, जो कि कैंपस डिजाइन का तीसरा फैक्टर था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस हम कैसे चूज करेंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे, हमने कैसे अपनी नैरो डाउन करनी है सर्च, वो सबको देखते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने नेटवर्क में स्विचेस चाहिए, हब्स नहीं चाहिए। सो वी रादर यूज स्विचेस देन अ हब इन आवर नेटवर्क। उसकी रीजन ये है कि हब जो है वो ब्रॉडकास्ट सिर्फ करती है, उसे जो कुछ भी आया उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया, जबकि स्विच जो है उसमें एसिक होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। हर पोर्ट को पता होता है कि वो कौन कौन से डिफरेंट पोर्ट से कनेक्टेड है, और जो ट्रैफिक जो डेस्टिनेशन की तरफ जा रही होती है वो सिर्फ उसी पोर्ट की तरफ जाती है जो कि डेस्टिनेशन से जुड़ी होती है। ब्रॉडकास्ट स्विचेस में भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर बिकॉज ऑफ एसिक स्विचेस हम प्रेफर करते हैं हब से ज्यादा। उसके बाद लेयर 2 स्विचेस ऑन एक्सेस लेयर। तो हम हमेशा लेयर 2 स्विचेस जैसे 2900 स्विचेस ये हम यूज करते हैं एक्सेस लेयर्स में, और डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर में हम यूज करते हैं मल्टी लेयर स्विचेस। तो इट कुड बी 3550, 3750, 4500, 6500, ये सारे हम स्विचेस डिस्ट्रीब्यूशन या कोर में यूज करते हैं।
इन डिवाइसेस को देखने के लिए देखना पड़ता है कि हम इनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं। तो हम नॉर्मली इनमें क्वालिटी ऑफ सर्विस यूज करते हैं, सिक्योरिटी यूज करते हैं, मल्टीकास्ट की टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, वॉइस ओवर आईपी यूज करते हैं, सेफ की टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो ये सारी क्वालिटीज हमें पता होनी चाहिए कि हमारी जो डिवाइसेस हम नेटवर्क में इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ये सारी टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए। उसके बाद रिडंडेंसी, रिडंडेंसी विद इन डिवाइसेस एंड बिटवीन लिंक्स। हमने अभी तक जो बात की, हम कनेक्टिविटी कुछ ऐसे दे रहे थे कि हमारे पास ये दो एक्सेस लेयर स्विचेस हैं, दो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस हैं, तो हम रिडंडेंट लिंक्स दे रहे थे फ्रॉम एक्सेस लेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। अब हमने रिडंडेंसी को एक और लेवल पे देखना है कि स्पेशली हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन और कोर लेवल पे स्विचेस होते हैं, इन स्विचेस में हार्डवेयर रिडंडेंसी भी हो। उसमें दो बहुत सी इंपॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजी यूज होती हैं वो है नॉन स्टॉप फॉरवर्डिंग एंड स्टेटफुल स्विच ओवर। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली हमारे पास, लेट्स से ये हमारे पास 4500 का स्विच है, इसमें दो सुपरवाइजर कार्ड्स लगे होते हैं, दो इसके अंदर पावर सप्लाई यूनिट्स होती हैं, दो फैंस लगे होते हैं ताकि अगर एक फैन खराब हो जाए दूसरा टेक ओवर कर ले, अगर एक सुपरवाइजर खराब हो जाए दूसरा टेक ओवर कर ले, अगर एक पावर सप्लाई खराब हो जाए तो दूसरी टेक ओवर कर ले, ताकि किसी भी वजह से जो डाउन टाइम है उसको कम किया जा सके। रिमेंबर हमने अपने पहले के लेक्चर्स में कहा था कि हम जो अप्रोच कर रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास नेटवर्क के अप टाइम की, वो है 99.999%। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा नेटवर्क ऊपर अप रहना चाहिए, तो उसमें हमारे पास रिडंडेंट लिंक्स भी होंगे, रिडंडेंट डिवाइसेस के अंदर जो डिफरेंट हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं वो भी होंगी। अब इसमें क्या होता है कि ये जो नॉन स्टॉप फॉरवर्डिंग और स्टेटफुल स्विच ओवर में ऐसा होता है कि लेट्स से हमारा एक सुपरवाइजर किसी वजह से उसने काम करना छोड़ दिया है, तो ये जो दूसरा सुपरवाइजर है वो जब ये वर्किंग कंडीशन में होता है तो ये दोनों सुपरवाइजर आपस में सिंक में रहते हैं। तो जो इनकी स्टार्टअप कन्फिग है, रनिंग कन्फिग है, इनका राउटिंग टेबल, इनका मैक एड्रेस टेबल, आर्क टेबल, ये सारे के सारे सिंक में रहते हैं, ताकि अगर किसी भी वजह से एक सुपरवाइजर डाउन हो जाता है तो दूसरे सुपरवाइजर के पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद होती है जो कि पैकेट्स को अपनी डेस्टिनेशन की तरफ फेंक सकती है। तो जो डाउन टाइम होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, ना होने के बराबर होता है। अक्सर देखा जाता है कि कोई पैकेट लॉस नहीं होता, लेकिन सम सिनारियोज में एक दो तीन पैकेट लॉस हो सकते हैं। लेकिन ये हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज अगेन डिस्ट्रीब्यूशन और कोर लेयर में जो स्विचेस हम यूज करते हैं 4500 6500, उनमें बहुत ज्यादा कॉमन है, उनमें ये टेक्नोलॉजीज हमेशा यूज होती हैं। उसके बाद कैंपस में हम जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उनमें स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, वीलैन, ईथर चैनल और ट्रंक्स वो भी मौजूद है। इनको देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज क्या हैं और थोड़ी सी इन पे डिस्कशन करेंगे। अगेन मैं ये टेक्नोलॉजीज कोई बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा आपको, क्योंकि हमने सीसीडीए के शुरू में जिक्र किया था कि ये कोर्स उन लोगों के लिए नहीं है जिनको बिल्कुल ही नहीं पता कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या है या वीलन क्या चीज है या ईथर चैनल क्या चीज है, क्योंकि जब आप नेटवर्क डिजाइन कर रहे होते हो तो आपको इन चीजों का ऑलरेडी पता होना चाहिए। हम इसको सिर्फ एक एज अ रिवीजन के तौर पर देखेंगे, थोड़ी सी इस पर डिस्कशन करेंगे कि ये क्या है और इनको कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले है हमारे पास स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड फॉर CCNA लेवल स्टूडेंट, जो CCNA में नए नए एंटर होते हैं, उनके लिए सबसे जो मुश्किल टॉपिक होता है समझने के लिए वो है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। बट आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को ऑलरेडी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पता होगा, उसको उसकी समझ होगी, आपको पता होगा कि रूट ब्रिज क्या होता है, आपको पता होगा कि रूट की सिलेक्शन कैसे होती है, कौन सी पोर्ट ब्लॉक होती है, कौन सी पोर्ट फॉरवर्डिंग में होती है, डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन सी होती है, रूट पोर्ट कौन सी होती है। हम एक टोपोलॉजी बना के थोड़ा सा उस पर डिस्कस करते हैं अभी। तो लेट्स से मैं एक ये टोपोलॉजी बनाता हूं। मैं वो दो स्विचों वाली टोपोलॉजी नहीं बनाता जो अक्सर CCNA में पढ़ाई जाती है। जैसे कि ये हमारे पास एक स्विच है, एक स्विच ये है हमारे पास, एक स्विच ये है,
और एक स्विच ये है। ये हमारी कनेक्टिविटी यहाँ पे है, ड्यूल लिंक्स हैं हर स्विच के साथ, और कुछ इस तरह से हमारी कनेक्टिविटी है। हमने हाईली रिडंडेंट कर दिया, हर चीज को डबल डबल लिंक्स दे दिए हैं, डबल डबल कनेक्टिविटी कर दी है, हाईली रिडंडेंट हमने बना दिया। अब यहाँ पे तो भी मसला हो जाएगा क्योंकि लूप्स आ जाएंगे बहुत ज्यादा अगर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ना चलाया गया। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल सबसे पहले क्या करता है कि रूट की सिलेक्शन करता है। तो लेट्स से कि ये जो स्विच है ये है हमारा रूट ब्रिज। अब जब ये हमारे पास रूट ब्रिज होगा तो बाकी इन स्विचेस ने, लेट्स से कि ये स्विच है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2, एक्सेस स्विच 1 और एक्सेस स्विच 2। तो इन्होंने क्या करना है, एक्सेस स्विचेस ने और ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच ने देखना है कि रूट की तरफ कौन सा लिंक जाता है, उसकी कॉस्ट क्या है। तो इसके लिए ये वाला रास्ता लेगा, ये वाला रास्ता लेगा और ये वाला रास्ता लेगा। अब मैं पहले तो पेन चेंज कर लूं, इसको रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं और इसको भी रिमूव करते हैं। साथ में मैं पेन चेंज करता हूं, ब्लू ले लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास यहां पे एक पीसी अटैच है। इस पीसी ने ट्रैफिक भेजी। अब एज अ स्विच ये क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट करेगा। जब इसने ब्रॉडकास्ट किया तो बाय डिफॉल्ट ये ब्रॉडकास्ट हर लिंक पर जाएगी एक्सेप्ट जहां से वो आई थी, उस पर नहीं जाएगी, बाकी हर लिंक पर जाएगी। इस स्विच को ये ब्रॉडकास्ट मिली, जब यहां से मिली तो इसने इधर ब्रॉडकास्ट किया, इधर किया, इधर किया, इस लिंक पर किया और इस लिंक पर वापस किया। जब यहां से मिली तो इसने इन लिंक्स पर भी किया और इस लिंक पर भी वापस किया। इसी तरह जब इसको ये ब्रॉडकास्ट मिली तो इसने यहां ब्रॉडकास्ट किया, इस पर किया, इस पर किया, इस पर किया, इस पर किया। जब यहां पर मिली तो इस पर किया। तो ये एक लूप क्रिएट होता जा रहा है हर लिंक के ऊपर। पागल हो गया स्विच जो है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि अब हो क्या रहा है, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म पैदा हो गया। ये सारे लूप बन गए। इन्हीं लूप को बचाने के लिए हम यूज करते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लेट्स से मैं एक मिनट ये क्लियर कर दूं। तो मेरा सारे डिलीट हो गया। मेरी पूरी टोपोलॉजी डिलीट हो गई थी और मैंने ये अपनी टोपोलॉजी जो है वही दोबारा बनाई। तो हमारा वो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म क्रिएट हो गया था। तो हमने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को यूज करना है। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करता है, सबसे पहले तो ये रूट ब्रिज की सिलेक्शन होती है। अब रूट ब्रिज की सिलेक्शन कैसे होती है, उसका एक अपना वो है कि सबसे पहले वो देखेगा कि सबसे कम मैक एड्रेस किसका है, प्रायोरिटी कम किसकी है। हम अगेन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं एक सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं इसका। तो रूट ब्रिज सेलेक्ट हो गया। रूट ब्रिज की कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं होगी, ये सारी की सारी पोर्ट्स ये होंगी डेजिग्नेटेड पोर्ट। अब लेट्स से कि हमारे पास यहां पर एक क्लाइंट अटैच है, एक पीसी। और स्पैनिंग ट्री क्या करता है, बाय डिफॉल्ट अगर कहीं भी रिडंडेंसी हो तो वो एक लिंक को ब्लॉक कर देता है।
अब वो कौन से लिंक को ब्लॉक करता है, वो भी अगेन उसका एक पूरा मेथड है देखने का कि उसमें कौन सी पोर्ट नंबर इस्तेमाल हो रही है, किसकी कॉस्ट कम है, किसकी प्रायोरिटी कम है। अगेन लेट्स से कि हम कहते हैं कि जी इस लिंक में ये वाला लिंक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, और ये भी ब्लॉक है। इसी तरह इस स्विच में ये हमारे पास रूट पोर्ट्स हैं, तो ये दोनों ब्लॉक हैं। ये हम खुली रखते हैं, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये रूट पोर्ट, क्योंकि उसके पास एक पोर्ट खुली हुई है रूट तक पहुंचने के लिए, तो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, और ये डेजिग्नेट रूट पोर्ट जो है ये खुली हुई है। इसी तरह इस स्विच में ये लिंक ब्लॉक है, ये लिंक ओपन है। अब हम देखते हैं कि हमारा का फ्लो कैसे रहेगा। लेट मी चूज अनदर लिंक। So from this PC, traffic I to A1, इसने ब्रॉडकास्ट किया, ब्रॉडकास्ट करने के बाद ये ट्रैफिक इस पोर्ट पर गई, ये पोर्ट ब्लॉक है तो यहां नहीं जाएगी। या हमने देखा कि ये ब्रॉडकास्ट है तो ये इस लिंक पर गई, इधर गई, इधर गई और इधर गई। अब जब यहां पर गई तो ये रूट तक पहुंची, यहां से वो निकली नहीं क्योंकि ये लिंक ब्लॉकिंग स्टेट में है। यहां पे जब ट्रैफिक गई तो स्विच तक नहीं पहुंची क्योंकि पोर्ट ब्लॉक है। इसी तरह इस तरफ से जब गई स्विच तक नहीं पहुंची क्योंकि ब्लॉकिंग स्टेट में है। इसी तरह ये ब्लॉकिंग स्टेट में है, ये भी ब्लॉकिंग स्टेट में है। तो ये सिर्फ एक ही स्विच तक पहुंची, रूट स्विच तक। जब ये रूट स्विच तक पहुंची तो इसने ब्रॉडकास्ट किया इस लिंक पर, इस लिंक पर और इन दोनों लिंक पर। जब ये ब्रॉडकास्ट हुई इस लिंक पर तो ये ब्लॉकिंग स्टेट थी तो स्विच तक नहीं पहुंची। ये लिंक भी ब्लॉकिंग स्टेट पर है तो यहां तक नहीं पहुंची। ये लिंक ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं है तो ये इस स्विच तक पहुंच गई। इस तरफ से भी स्विच तक पहुंच गई क्योंकि ये रूट पोर्ट है तो खुली हुई है, स्विच तक पहुंच गई। और इसी तरह इस पोर्ट पे, पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में है तो वो स्विच तक नहीं पहुंची। जब यहां पर आया तो इस स्विच ने ब्रॉडकास्ट करने के लिए इस स्विच से निकलने की कोशिश की, इस पोर्ट से निकलने की, तो ये ब्लॉकिंग स्टेट पर है, ये ब्लॉकिंग स्टेट पर है, ये ब्लॉकिंग स्टेट पर है, नहीं जा सकता। तो इसने ब्रॉडकास्ट की यहां पर, यहां पर, और यहां पर वो कर नहीं सकता क्योंकि इस पोर्ट से उससे ब्रॉडकास्ट रिसीव हुई थी। सो इसके पास पीछे सिर्फ यही दो पोर्ट्स बच जाती हैं। जब इसने इन दोनों पोर्ट्स पर ब्रॉडकास्ट की तो ये ब्लॉकिंग में है तो इस स्विच तक नहीं पहुंचेंगे। इसी तरह जब इस स्विच लिंक पर यहां पर ब्रॉडकास्ट आ रही थी तो इसने ब्रॉडकास्ट करनी चाहिए, लेकिन इसकी सारी पोर्ट्स ब्लॉकिंग स्टेट्स में है सिवाय उसके जहां से उसे ब्रॉडकास्ट रिसीव हुई थी, तो वो वहां तो दोबारा वापस नहीं भेज सकता। इसलिए इस स्विच तक बस सिर्फ
सिंगल एक ट्रैफिक पहुंची, उसने ब्रॉडकास्ट नहीं की। तो इस सारे सिनेरियो को देखकर हमें पता चला कि हमारा जो कनेक्शन है फ्रॉम दिस पीसी वो कुछ इस तरह से है। ये तो हमारे पास इस टोपोलॉजी में लूप नहीं है, क्योंकि बाकी सारे के सारे रिडंडेंट लिंक्स वो ब्लॉक हो चुके हैं। तो स्पैनिंग ट्री कुछ इस तरह से काम करता है। अब स्पैनिंग ट्री के बहुत सारे मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, जैसा कि है हमारे पास 802.1d कॉमन स्पैनिंग ट्री, पर वीलैंड स्पैनिंग ट्री, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री और रैपिड पर वीलैंड स्पैनिंग ट्री प्लस। अब इसमें जो सबसे कॉमन यूज होने वाला है वो है यूज्ड बाय सिस्को रैपिड पर वीलैंड स्पैनिंग ट्री प्लस। जो हमारे पास पर वीलैन स्पैनिंग ट्री था उसमें क्या था कि हर वीलैन के लिए डिफरेंट टोपोलॉजीज यूज होती थी, यानी कि वी कुड हैव अ डिफरेंट रूट ब्रिज फॉर वीलैन 1, डिफरेंट रूट ब्रिज फॉर वीलैन 2, डिफरेंट रूट ब्रिज फॉर वीलैन 3। तो हम इस डिफरेंट रूट्स को यूज करते हुए लोड बैलेंसिंग कर सकते थे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि उसका कन्वर्जेंस टाइम जो था वो बहुत ज्यादा था। जबकि रैपिड स्पैनिंग ट्री में क्या हुआ कि कन्वर्जेंस टाइम बहुत ज्यादा कम हो गया, बल्कि अगर आप इसको ट्रैक करें तो आपको बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको पैकेट लॉस नजर आए, क्योंकि तकरीबन फौरन ही जब एक एक्टिव लिंक डाउन होता है तो रिडंडेंट लिंक जो ब्लॉकिंग स्टेट में होता है वो फौरन ही अपनी फॉरवर्डिंग स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, रादर देन कि वो वेट करे अपनी स्टेजेस का, लर्निंग का, लिसनिंग का, फॉरवर्डिंग का। वो उन स्टेट से नहीं गुजरता, वो फौरन ही फॉरवर्डिंग स्टेट में चला जाता है। मल्टीपल स्पैनिंग ट्री में क्या होता है कि अब प्रॉब्लम क्या होती है कि लेट्स से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में 100 वीलैंस हैं, 200 वीलैंस हैं, तो पर वीलैन स्पैनिंग ट्री में का मतलब है कि हर वीलैन के लिए हम एक सेपरेट इंस्टेंस रन करेंगे स्पैनिंग ट्री का, जो कि बहुत ज्यादा प्रोसेसर इंटेंसिव होता है। लेकिन मल्टीपल स्पैनिंग ट्री में हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से हम कह सकते हैं कि वी कुड हैव वीलैन 1 to 10, ये एक इंस्टेंस है, ये एक टोपोलॉजी यूज करेंगे। इंस्टेंस 1 और वीलैन सॉरी 11 to 20 ये दूसरा इंस्टेंस है, ये दूसरी टोपोलॉजी यूज करेंगे। सो वी कुड हैव इस इंस्टेंस के लिए हमारा डिफरेंट रूट ब्रिज हो सकता है, इस इंस्टेंस के लिए डिफरेंट रूट ब्रिज हो सकता है, और वो आपस में ये दोनों इंस्टेंस लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। फिर हम इसमें डिपेंड करता है कि आप मल्टीपल स्पैनिंग ट्री को किस तरह डिजाइन करते हो। उसके बाद स्पैनिंग ट्री में बहुत सी डिफरेंट टूल्स यूज होती हैं उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। उसको देखते हैं कि वो टूल्स कौन कौन सी हैं और वो किस तरह से हमारी हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहले है हमारे पास पोर्ट फास्ट। पोर्ट फास्ट में क्या होता है कि वो पोर्ट जो स्विच से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती। सो लेट्स से हमारे पास ये एक टोपोलॉजी है, ये हमारे पास दो स्विचेस हैं, रिडंडेंटली कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे ये जो पीसी कनेक्टेड है। तो ये जो पीसी है, स्टैंडर्ड में कहा कि इस पोर्ट को लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग स्टेट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी स्विच से कनेक्टेड नहीं है, ये पीसी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो अगर हमें पता है कि ये पोर्ट डायरेक्टली पीसी से कनेक्टेड है, हम इस पे पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर करते हैं, और जो ही स्पैनिंग ट्री एनेबल होता है, जो ही कोई लिंक डाउन जाता है, ये पोर्ट फौरन कन्वर्ज हो जाती है। आप
उसके बाद है BPDU गार्ड। हम क्या करते हैं कि हम इस पोर्ट पर एक और चीज कॉन्फ़िगर करते हैं, BPDU गार्ड। BPDU गार्ड ये करता है कि वो कहता है कि अगर मैंने इस पोर्ट पे BPDU सुना, अगर ये पोर्ट किसी दूसरे स्विच से कनेक्ट होगी तो वो उसमें स्पैनिंग ट्री बाय डिफॉल्ट एनेबल होगा और वो BPDU अपने लिंक पर सेंड करेगा। तो अगर इस पोर्ट को BPDU सुनाई दिए तो ये अपने आप को एयर डिसेबल मोड में डाल देगा, जिसके लिए आपको पोर्ट को शट डाउन करके और दोबारा अनशट करना पड़ेगा उस एयर डिसेबल मोड से निकलने के लिए। नंबर 3 पर है हमारे पास जो टूल है वो है BPDU फिल्टर। ये क्या करता है कि अगर ये किसी पोर्ट पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये BPDU को रिसीव होने से रोकता है और सेंड करने से भी रोकता है। तो उस पोर्ट से BPDU सेंड भी नहीं होता है और उस पोर्ट पर BPDU रिसीव भी नहीं होता है। तो रिसीव नहीं होंगे तो वो उसे पता ही नहीं चलेगा कि कोई स्पैनिंग ट्री का इंस्टेंस अगले कनेक्शन पर चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, रूट गार्ड। तो लेट्स से जस्ट क्लियर दिस ऑफ। हमारे पास लेट्स से टोपोलॉजी है, ये स्विच है, ये स्विच है और यहाँ पे हमारे पास ये एक तीसरा स्विच कनेक्टेड है। ये हमने रिडंडेंसी दे दी। लेट्स से कि हमने इस स्विच को रूट बनाया है, खुद हमने इसको रूट बनाया है, कॉन्फ़िगर किया है स्विच को रूट। अब हम नहीं चाहेंगे कि कल को कोई और आए और इस स्विच को रूट बना दे या इस रूट बना दे, या यहाँ पे कोई पुराना स्विच लगे और उसका मैक एड्रेस वो लोअर हो और वो रूट बन जाए। तो उसके लिए हम यहाँ इस रूट पर रूट गार्ड कॉन्फ़िगर करते हैं, जो कि मेक श्योर करेगा कि ये हमेशा रूट ही रहे, कोई भी स्विच इस रूट को टेक ओवर नहीं कर सकेगा अगर हम यहाँ पे रूट गार्ड कॉन्फ़िगर करेंगे। वेरी वेरी गुड टूल टू यूज। नेक्स्ट वी हैव लूप गार्ड। लूप गार्ड क्या होता है? लेट्स से ये हमारे पास टोपोलॉजी है, स्विच ए, स्विच बी एंड स्विच सी। इनके बीच हमारे पास ऑप्टिकल कनेक्शन लगे हुए हैं। अब ऑप्टिकल कनेक्शन में क्या होता है, उसमें दो तारें होती हैं, दो वायर्स होती हैं, एक ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है, एक रिसीविंग के लिए यूज होती है। सो लेट्स से अगर यहाँ पे ये पोर्ट जो है वो ट्रांसमिट की है तो यहाँ पर हम रिसीविंग एंड कनेक्ट करेंगे, रिसीविंग एंड की तरफ वो कनेक्शन होगा। और यहाँ पे अगर रिसीविंग है तो यहाँ पे वो ट्रांसमिशन की तरफ कनेक्टेड होगा। इसी तरह ये भी ऑप्टिक से कनेक्टेड है, तो ये हमारा रिसीविंग, ये ट्रांसमिटिंग, ये ट्रांसमिटिंग और ये रिसीविंग। और इसी तरह इन दो की कनेक्टिविटी भी इसी तरह से है, रिसीविंग ट्रांसमिटिंग, ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग। अब लेट्स से कि हमारे ये जो है पोर्ट्स ये ब्लॉकिंग स्टेट में है इस वक्त, ये दोनों वायर्स, ये दोनों पोर्ट्स ट्रांसमिशन की और रिसीविंग की, ये दोनों ब्लॉकिंग स्टेट में है। अब बेशक ये ब्लॉकिंग स्टेट में हो लेकिन फिर भी ये BPDU रिसीव कर रही होंगी। BPDU बाय डिफॉल्ट इन पे रिसीव हो रहा होगा, सिर्फ ब्लॉकिंग स्टेट इसलिए कि ये ट्रैफिक रिसीव नहीं करेंगे। अब लेट्स से कि हमारा ये क्योंकि दो वायर्स हैं, ये वायर किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाती है, टूट जाती है, चूहा खा लेता है इस वायर को। बड़ी आइडियल स्टेट कि लेट्स से कि जी इस वायर को चूहे ने खा लिया। अब जब ये वायर ही डिस्कनेक्ट हो गई है तो BPDU यहां से जाने ही बंद हो जाएंगे। जब दूसरे स्विच को BPDU नहीं मिलेंगे
तो ये तो कहेगा ठीक है भाई, ये तो लूप खत्म हो गया। तो ये क्या करेगा कि ये इन पोर्ट्स को ब्लॉकिंग स्टेट से हटा के फॉरवर्डिंग स्टेट में डाल देगा। तो जब ये फॉरवर्डिंग स्टेट में डालेगा तो हमारे पास वन वे लूप वो आ गया अभी टोपोलॉजी में, क्योंकि एक पोर्ट तो वो खत्म हो गई है, कटी हुई है, चूहे ने खा ली है, लेकिन वन वे लूप हमारे पास इस टोपोलॉजी में वो इस वक्त आया हुआ है। इसे कहते हैं यूनी डायरेक्शनल लिंक, क्योंकि ये सिर्फ एक लिंक की वजह से ये स्पैनिंग ट्री का लूप अकर हुआ है। तो इस चीज से बचने के लिए हम जो टूल यूज करते हैं वो है लूप गार्ड, जो कि यूनी डायरेक्शनल लूप को पहचान सके और उसको उसके स्टॉर्म को रोक सके। अगर एक यूनी डायरेक्शनल लिंक में से एक लिंक अगर खत्म हो गया तो उसे पता चल जाए और वो कहे नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक लिंक खराब हुआ है, तुमने दोनों पोर्टों को फॉरवर्डिंग में नहीं डालना, सिर्फ एक पोर्ट को डालो और उसको जो है दूसरे को उसी में ब्लॉकिंग में रहने दो। और इस तरह से ये लूप गार्ड यूनी डायरेक्शनल लूप को होने से बचाता है। और नॉर्मली यूनी डायरेक्शनल लूप हर अपलिंक पर कॉन्फ़िगर्ड होता है, हर लिंक पर, हर अपलिंक पर कॉन्फ़िगर किया जाता है लूप गार्ड। उसके बाद लास्ट टूल जो हमारी यूज होती है स्पैनिंग ट्री में, स्पैनिंग ट्री की ऑप्टिमाइजेशन में, वो है यूडीएलडी। यूडीएलडी क्या करता है? यूडीएलडी भी यूनी डायरेक्शनल लिंक को ही डिटेक्ट करता है, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंट देन लूप गार्ड। ये एक काइंड ऑफ लाइक लेयर 2 पिंग कहूंगा मैं इसको। तो ये अपने पीयर को लेयर 2 पिंग से हेलो टाइमर इसका एक होता है और पिंग करता रहेगा कि हाँ भाई आज यू देयर, ठीक हो, सही हो, सलामत हो, उधर ही हो। फिर उसे जवाब आता है, एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं इधर ही हूँ, ये मेरी स्टेट्स हैं, ये सारी मेरी डिटेल है। तो ये आपस में एक्सचेंजिंग होती है यूडीएलडी के अंदर। अब अगर हम यूडीएलडी यूज कर रहे हैं और यूनिडायरेक्शनल लूप अगर अकर होता है तो उसमें दे आर टू डिफरेंट मोड्स होते हैं इसके यूडीएलडी के। एक होता है नॉर्मल मोड और एक होता है एग्रेसिव। नॉर्मल मोड में क्या होता है कि जिस पोर्ट पर यूनिडायरेक्शनल लूप अकर होता है उसको ये एड डिसेबल में डाल देता है, जबकि एग्रेसिव में वो पूरे के पूरे बंडल को ही एड डिसेबल में डाल देगा। अब लेट्स से वी हैव अ टोपोलॉजी लाइक दिस, ये स्विच है, ये स्विच है और हम ये 4 लिंक्स यूज कर रहे हैं। अब यूडीएलडी क्या करेगा कि अगर लेट्स से कि यहां पर लूप अकर हुआ है एक एक यूनिडायरेक्शनल लिंक की वजह से, तो वो सिर्फ इस पोर्ट को एड डिसेबल मोड में डालेगा, जबकि लूप गार्ड या एग्रेसिव मोड जो है यूडीएलडी का, वो पूरे का पूरा बंडल ही डाउन कर देगा। तो बेसिकली लूप गार्ड का और यूडीएलडी का गोल सेम ही है, यूनिडायरेक्शनल लिंक का लूप डिटेक्ट करना, लेकिन दे वर्क लिटिल बिट डिफरेंटली। हाँ, यूडीएलडी जो नॉर्मल है उसका नॉर्मल मोड वो काफी बेनिफिशियल है इस लिहाज से कि अगर हमारे इस सिनेरियो में कि वो सिर्फ एक पोर्ट को जहां पे लूप डिटेक्ट हो रहा होगा, जो लिंक डाउन हुआ होगा, उसको पोर्ट डिसेबल में डालेगा, अदरवाइज बाकी पोर्ट्स में से ट्रैफिक उसी तरह नॉर्मली जा रही होगी। जबकि एग्रेसिव मोड यूडीएलडी का और लूप गार्ड दोनों इस पूरे के पूरे बंडल को एड डिसेबल मोड में डाल देंगे और हमारी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी अपलिंक से। हम टेक्नोलॉजी कैंपस में यूज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा यूज होती है वीलैन। वीलैन नॉर्मली तो एक टैग ही होता है जो आप किसी ना किसी ट्रैफिक को लगाते हो, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंट सबनेट्स में यूज होता है। लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसको ऐसे ही कहूंगा कि ये डिफरेंट कलरिंग करते हैं ट्रैफिक की। कुछ ट्रैफिक को, कुछ सबनेट्स को हम ये ब्लू कलर कर दिया, कुछ को हमने पिंक कलर दे दिया, कुछ को हमने ग्रीन कलर दे दिया। तो ये लेट्स से कि हमारे पास इस स्विच के अंदर ये है वीलैन 1
जैसे हमने ग्रीन ब्लू कलर किया है, ये है VLAN 2 जिसको पिंक कलर है, और ये है VLAN 3। उसके बाद तुम्हारे पास उस स्विच में कुछ ऐसी भी ट्रैफिक हो सकती है जिसको हमने कोई कलरिंग नहीं दी, कोई टैग नहीं दिया, हमने कहा ये नॉर्मली जाती रहे, इसको हमने कोई टैगिंग नहीं देनी, कोई कलरिंग नहीं देनी, वो कहलाती है नेटिव VLAN। इसको कोई कलरिंग नहीं दी, कोई टैगिंग नहीं दी। इसी तरह इस स्विच में ये जो ब्लू है ये है VLAN 1, और ये ग्रीन जो है वो VLAN 3। अब अगर हमारी VLAN 1 ने, इस पीसी ने VLAN 1 के अंदर, ये जो पीसी है इसने कम्युनिकेट करना है VLAN 1 के इस पीसी के साथ, तो ये नॉर्मली स्विच के अंदर जाएगी, स्विच से ब्रॉडकास्ट करेगा, ये दूसरे स्विच में जाएगी, और ये यहाँ पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। जबकि अगर हमने ट्रैफिक भेजनी है फ्रॉम दिस VLAN 1 के पीसी से VLAN के 3 के पीसी के पास, या दूसरे लिंक पे इस VLAN 3 के पीसी के पास, तो उसको राउटर से गुजरना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ राउटर अटैच करना पड़ेगा, या इस स्विच को लेयर 3 स्विच बनाना पड़ेगा, ताकि वो दो सबनेट्स के दरमियान, दो VLANs के दरमियान राउटिंग कर सके, और फिर ये VLAN 1 की ट्रैफिक VLAN 3 तक जा सकेगी। ये तो एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट है VLAN का। लेकिन यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज वो है नेटिव VLAN। अब नेटिव VLAN दोनों स्विचेस पर सेम ही होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट वो नंबर 1 होती है, लेकिन नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट प्रैक्टिस यूज होती है, हम उसे नंबर 1 से हटाकर कोई और नंबरिंग देते हैं। तो अगर हम इस स्विच पर VLAN को नंबर दे रहे हैं कि भाई ये स्विच VLAN 30 में आएगी, तो इस स्विच पर भी नेटिव VLAN 30 ही होनी चाहिए। अगर ये 30 ना हुई, यहाँ पे 30 कॉन्फ़िगर ना किया गया, तो हमें एक एरर मैसेज आएगा हमारी स्क्रीन पर, syslog मैसेज आएगा जो बार बार कहेगा भी नेटिव VLAN मिसमैच, नेटिव VLAN मिसमैच। तो फिर हमें उससे पता चल जाएगा कि ओके नेटिव VLAN दोनों पर डिफरेंटली कॉन्फ़िगर हुई है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नेटिव VLAN जब आप कॉन्फ़िगर करें तो वो दोनों स्विचेस पर सेम ही हो। बाद लेट्स से कि हम इस स्विच में 100 VLANs क्रिएट करते हैं, और हमने वही 100 VLANs पॉपुलेट करनी है स्विच 2 के अंदर। तो या तो हम मैनुअली जाके वो 100 की 100 VLAN इसमें क्रिएट करें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम एक और टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कॉल्ड VTP। बड़ी खतरनाक टेक्नोलॉजी है। तो VTP को यूज करके हम VTP की यहाँ पे डोमेन कॉन्फ़िगर करते हैं इन दोनों स्विचेस में। VTP का मोड कॉन्फ़िगर करते हैं, सर्वर मोड, क्लाइंट मोड एंड ट्रांसपेरेंट मोड, और ये VLAN जो है वो ऑटोमेटिकली दूसरे स्विचेस या इससे जो कनेक्टेड बाकी सारे स्विचेस पे वो पॉपुलेट हो जाती है। रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन ये है कि VTP को ना यूज किया जाए, या अगर यूज करना ही है तो उसे ट्रांसपेरेंट मोड में रखा जाए, क्योंकि VTP आपके नेटवर्क को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। अगर नेटवर्क में कोई ऐसा टेक्नीशियन आया है जिसे चीज़ों का नहीं पता, या कोई नया नया CCNA करके आया है और उसने एक स्विच जो उसके पास कोई पुराना क्लोजेट में पड़ा था जिसका रिवीजन नंबर बहुत उसमें डिफरेंट रिवीजन नंबर था, तो उसने जब कनेक्ट किया उसकी डोमेन नेम भी बेशक सेम थी, तो जो ही उसने कनेक्ट किया VTP कैन ईट योर नेटवर्क अलाइव, के आपका पूरा नेटवर्क, आपकी सारी VLANs को डिलीट कर सकता है। बहुत बुरी चीज है अगर इसे प्रॉपर यूटिलाइज ना किया जाए। अगर हम VTP यूज कर रहे हैं तो डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करना वेरी वेरी रिकमेंडेड। VTP वर्जन 3 में हमारे पास ऑप्शन है कि हम VTP को ऑफ कर सकते हैं, और उसके बाद मैन्युअली प्रूनिंग VLANs एंड अवॉइड VTP। प्रूनिंग क्या होती है? लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर दिस। प्रूनिंग ये होती है, ये देखें हमने यहाँ पे कहा कि ये हमारे पास है VLAN 1,
VLAN 2, VLAN 3। इसी तरह ये है VLAN 3 का पार्ट और ये है VLAN 1, सेम सबनेट में है VLAN 1 और ये VLAN 1। अब क्या होगा कि लेट्स से कि VLAN 2 की कोई ट्रैफिक इस स्विच तक आती है, तो अगर हम VTP के अंदर प्रूनिंग कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये स्विच को पता होगा कि भी इस स्विच के पास तो VLAN 2 है ही नहीं है, तो ये इस लिंक पर VLAN 2 की ट्रैफिक को नहीं भेजेगा, इस लिंक को बिला वजह यूटिलाइज नहीं करेगा। वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर हम VTP को नहीं यूज कर रहे तो हम मैनुअली इस लिंक पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं प्रूनिंग को। हम ये कह सकते हैं इस लिंक पर, इस लिंक के अंदर जाके हम कह सकते हैं अलाउड VLAN की लिस्ट दे सकते हैं कि इस लिंक पर सिर्फ VLAN 1 को अलाउड करो और VLAN 3 को अलाउड करो। VLAN 2 को हम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट स्विच पर VLAN 2 नहीं है। तो इस तरह भी हम प्रूनिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि गैर जरूरी ब्रॉडकास्ट इस लिंक पर ना जाए, इस लिंक को यूटिलाइज ना करे। उसके बाद है हमारे पास ईथर चैनल। ईथर चैनल क्या होता है? लेट्स से ये हमारे पास हैं दो कोर स्विचेस आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अगेन कोर में हमें स्पीड चाहिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इन दोनों के बीच शिफ्टिंग हो रही है। ये एक बिल्डिंग का कोर स्विच है, ये दूसरी बिल्डिंग का कोर स्विच है, इनके बीच की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं कि ये चार फिजिकल स्विच की जो पोर्ट्स हैं उनको एक लॉजिकल पोर्ट बना देते हैं कि चारों के अंदर ट्रैफिक पास हो। क्या होगा कि हमारे पास जो ट्रैफिक हो रही है पास हो रही होगी, तो लेट्स से कि एक पैकेट इधर जाएगा, एक पैकेट इधर जाएगा, एक पैकेट इधर जाएगा, एक पैकेट इधर जाएगा, इसी तरह फिर ये इसी तरह आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे कि आपस में लोड बैलेंस करेंगे कि चारों पोर्ट्स को यूज करके वो नजर यही आएगा कि वो एक ही पोर्ट है। तो हम कॉन्फ़िगर करते हैं अपने स्विचेस में समथिंग कॉल्ड पोर्ट चैनल। तो इसमें क्या होता है कि लेट्स से ये है हमारे पास फास्ट ईथरनेट 0/0, 0/1, 0/2, 0/3, इनका एक ग्रुप बनाते हैं और इसको नाम दे देते हैं ग्रुप 1। और वो एक हमारे पास सेपरेट इंटरफेस आ जाता है, एक सेपरेट पोर्ट आ जाती है पोर्ट चैनल 1 के नाम से। फिर इसको डिफरेंट तरीकों से हम लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, डिपेंड ऑन आईपी एड्रेस, डिपेंड ऑन सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, वो सबको देखते हुए हम ईथर चैनल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ईथर चैनल की कॉन्फ़िगरेशन हम मैनुअली भी कर सकते हैं या हम डायनामिकली यूजिंग दीज टू प्रोटोकॉल्स PAGP एंड LACP, इनको यूज करते हुए भी हम ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। PAGP सिस्को प्रोप्राइटरी है क्योंकि ईथर चैनल सबसे पहले सिस्को ने ही इंट्रोड्यूस किया था, तो PAGP वो यूज करते थे। और LACP इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, बाकी सारे वेंडर्स वो LACP यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप इन दोनों को लिंक्स के ऊपर, सो फास्ट ईथरनेट 0/0 ऑन वन कोर स्विच जो कि कनेक्टेड है फास्ट ईथरनेट लेट्स से 0/0 ऑन द सेकंड। इसी तरह फास्ट ईथरनेट 0/1, फास्ट ईथरनेट 0/2 और फास्ट ईथरनेट 0/3। तो हम इन सब पोर्ट्स के अंदर जाकर या इस इंटरफेस पोर्ट चैनल के अंदर जाकर हम PAGP को ऑन कर सकते हैं दोनों तरफ, तो भी ये निगोशिएट हो जाएगा, या हम इन दोनों को निगोशिएट करा सकते हैं ऑटोमेटिकली, तो भी ये दोनों ईथर चैनल PAGP के थ्रू निगोशिएट कर लेंगे। ईथर चैनल लेयर 2 भी होते हैं, लेयर 3 भी होते हैं, तो हम लेयर 2 स्विचेस को यूज करके भी कर सकते हैं, लेयर 3 स्विचेस को यूज करके भी ईथर चैनल्स को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो हम अपने कैंपस नेटवर्क में यूज करते हैं कॉल्ड ट्रंक। अब ट्रंक क्या होती है? ट्रंक ऐसा लिंक होता है बिटवीन टू स्विचेस जो मल्टीपल वीलैन की ट्रैफिक को कैरी करता है। मल्टीपल वीलैन, इसमें जितनी भी वीलैन इस स्विच पे कॉन्फ़िगर हुई हुई है, जितनी भी इस स्विच पे कॉन्फ़िगर हुई हुई है, और जो भी हम इस ट्रंक में अलाउ करेंगे वो इस पूरे लिंक में, इस ट्रंक में ट्रेवल करती हैं, इंक्लूडिंग नेटिव वीलैन। ट्रंक की जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी है उसको 802.10q भी कहते हैं। अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि रिकमेंडेड है कि नेटिव वीलैन को टैग किया जाए, और ट्रंक को कॉन्फ़िगर करने के लिए दोनों साइडों पर, दोनों स्विचेस की इन पोर्ट्स पर देयर आर डिफरेंट मेथड्स वी यूज। वी कैन यूज ट्रंक ऑन बोथ साइड, तो भी ट्रंक फॉर्म हो जाएगा। अगर हम कहते हैं डिजायरेबल ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पर अगर डिजायरेबल कॉन्फ़िगर हुआ होगा, जिसका मतलब ये है कि पोर्ट कह रही है कि भी मैं ट्रंक बनना चाह रही हूँ, दूसरी तरफ वाली भी कह रही है मैं भी ट्रंक बनना चाह रही हूँ, तो ये ट्रंक फॉर्म हो जाएगा। तीसरे नंबर पर मोड है ऑटो। ऑटो में ट्रंक तभी फॉर्म होगा जब दूसरी तरफ वाला डिजायरेबल होगा या ऑन होगा। तो या तो दूसरी साइड कह रही होगी मैं ट्रंक बनना चाह रहा हूं, मैं ट्रंक बनना चाह रहा हूं, या हम उसे ट्रंक उसमें बाय डिफॉल्ट ऑन कर देंगे कि भाई तू ट्रंक है, तो ही वो निगोशिएट करेगा ऑटो के साथ। अगर हम दोनों ऑटो और ऑटो कर देंगे तो ट्रंक फॉर्म नहीं होगा, या ऑटो के साथ नॉन निगोशिएट या ऑफ करेंगे तो ट्रंक फॉर्म नहीं होगा। उसके बाद अगर हम ट्रंक को ऑफ करते हैं तो वो दैट मीन्स कि वो एक्सेस पोर्ट है जो कि पीसीज के साथ कनेक्टेड होती है, और नॉन निगोशिएट में अगेन रिकमेंडेड होता है कि निगोशिएट ना किया जाए, बाय डिफॉल्ट आप हार्ड खुद से मैनुअली कॉन्फ़िगर करें ट्रंक को, रादर देन उसे निगोशिएट कराएं ऑटोमेटिकली। मुझे नॉर्मली ऑटो चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं होती, मैं ज़्यादा चीज़ें खुद ही से कॉन्फ़िगर करता हूँ, ताकि मुझे पता हो कि मैंने क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो मैं हमेशा इनको नॉन निगोशिएट करता हूँ और ट्रंक को खुद ऑन करता हूँ दोनों तरफ पोर्ट्स के ऊपर। तो फिर उससे फिर लेट्स से हमारे पास ये स्विच है जिसके ऊपर VLAN 1 और VLAN 2 अटैच है, ये स्विच है जिसके ऊपर VLAN 3 अटैच है, इस स्विच के ऊपर VLAN 1 है, इस स्विच के ऊपर VLAN 2 और 3 है। अब अगर तो हमने ये सारी VLAN अपनी ट्रंक पर अलाउ की हैं, तो ये सारी मल्टीपल VLAN की ट्रैफिक इंक्लूडिंग नेटिव VLAN वो इस अपने अपलिंक पर भेजेगा। और ये अपलिंक जो है ये लेयर 3 स्विच है, इसमें राउटिंग इनेबल हुई हुई है। तो लेट्स से अगर लेयर 3 के किसी क्लाइंट ने लेयर 1 के किसी यहाँ पे क्लाइंट से बात करनी है, तो ये लेयर 3 की ट्रैफिक यहाँ से होकर ट्रंक पोर्ट से होकर इस स्विच तक जाएगी। ये अपने राउटिंग में देखेगा कि इस सबनेट को इस सबनेट तक राउट करने के लिए मुझे इस पोर्ट में भेजना है, तो ये इसको यहाँ पे राउट कर देगा। उसके बाद थोड़े से डिजाइन कंसर्न्स देखते हैं। हमने बात की थी अपने हायरार्किकल मॉडल में एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और कोर लेयर पर। तो सिर्फ ये देखते हैं कि एक्सेस लेयर में डिजाइन कंसिडरेशन के लिए क्या चीजें देखनी पड़ती हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि भी हाउ मेनी यूजर पोर्ट्स आर currently required on the wiring closet and how many will it require in future। फिर उसके बाद how many ports are available on the wall and on the patch panel, how many access switches are located in the wiring closet, what cabling infrastructure exists and what options are available, what level of redundancy is required, what would be the required link capacity to the distribution layer, हाउ विल VLANs एंड STP डिप्लॉयड, उनका कौन कौन सी ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स यूज होंगी। हम उसमें पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर करेंगे, रूट गार्ड कॉन्फ़िगर करेंगे, BPDU गार्ड कॉन्फ़िगर करेंगे,
कौन सा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, रैपिड वीलैन स्पैनिंग ट्री यूज हो रहा है या मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स कि हम सबको कंसिडर करेंगे। एंड व्हाट अबाउट पोर्ट सिक्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके हम अपना डिज़ाइन फाइनलाइज करेंगे एक्सेस लेयर का। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन लेयर डिज़ाइन कंसिडरेशन, हाउ मेनी डिवाइसेस विल ईच डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच हैंडल, what type and level of redundancy is required, how many uplinks are needed, what speed do the uplinks need to have to the building core, what cabling options are going to be used, what network services to be introduced, what about FHRP first hop redundancy protocols like HSRP, VRRP, GBLP, उनको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, जिस पे हम अपने एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो कि सिर्फ होगा इन्हीं प्रोटोकॉल्स पर, HSRP, VRRP और GBLPP पर। अब यहाँ पे एक चीज सिर्फ बताता चलूं कि ये है हमारे पास लेट्स से एक्सेस लेयर। जैसे कि हमने पहले कहा कि एक्सेस लेयर के साथ बहुत सारे क्लाइंट्स अटैच हैं और ये सारे फास्ट इथरनेट 0/0 पे अटैच हैं जो कि 100 मेग का लिंक है। तो वी नीड टू गिव अ वेरी केयरफुल कंसिडरेशन कि हम ये जो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच को लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं ये कितना, इसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा सैचुरेटेड ना हो जाए। नॉर्मली होता है कि अगर आपके पास 100 मैग के लिंक हैं यहाँ पर 20, तो यहाँ पर एक 1 गिग का लिंक होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो ये लिंक सैचुरेट हो जाएगा। अगर किसी भी वजह से इन सब 20 क्लाइंट्स ने एक ही दफ़ा में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यूज़ करना शुरू कर दी तो ये लिंक बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा केयरफुल कंसिडरेशन देने की ज़रूरत है। इसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच से आगे कोर पे जा रहा होता है, कोर से आगे फिर हो सकता है डेटा सेंटर के डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और बाकी डिफरेंट मॉड्यूल्स की तरफ जा रहा है। तो इस लिंक को देखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ से कितनी ट्रैफिक आ रही है, ये लिंक कितना सैचुरेट होगा। तो ये लिंक हो सकता है हमें 10 गिग का रखना पड़े क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स अटैच्ड हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो इसको बहुत ज़्यादा केयरफुल कंसिडरेशन दी जाती है। और फाइनली कोर लेयर डिज़ाइन कंसिडरेशन, deploy the core to connect 3 or more buildings in the enterprise campus or for 4 or more pair of distribution switches। तो अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस 4 पेयर में है यानी कि 8 डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस हैं और 8, तो उनके लिए रिकमेंडेड ये है कि 8 डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस के लिए एक कोर लेयर स्विच को यूज किया जाए। ये सारे इससे कनेक्टेड होंगे एंड देन दिस कोर लेयर जो है ये बाकी डिफरेंट मॉड्यूल्स में आपको लेके जाएगी, एंटरप्राइज एज मॉड्यूल्स एंड फर्दर ऑन। या आपकी 3 या 3 से ज्यादा बिल्डिंग्स अगर हैं उनको कनेक्ट करने के लिए कोर स्विच लिया जाए। अगर इससे कम हो तो आप डिस्ट्रीब्यूशन और कोर को कंबाइन करके एक ही स्विच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद स्पीड स्पीड स्पीड, मैंने जब भी कोर लेयर की बात की, जब भी कोर की बात की, कोर स्विच की बात की, तो हमेशा यही कहा कि कोर की सबसे बड़ी क्वालिटी स्पीड 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 होनी चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा सर्विसेज, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल नहीं होती। उसका काम सिर्फ पैकेट्स को इधर से उठाना दूसरी तरफ फेंकना। उसकी स्पीड कन्वर्जेंस स्पीड ही चाहिए होती है कोर लेयर के अंदर। नंबर 3, हाई रिडंडेंसी एंड हाई अवेलेबिलिटी। अगेन कोर लेयर के स्विचेस 4500, 6500 जिनके अंदर ड्यूल सुपरवाइजर होगा, ड्यूल पावर सप्लाई होगी, ड्यूल उसके कनेक्शंस होंगे, अपलिंक्स होंगे, ताकि कोर स्विच हमेशा अवेलेबल रहे, अप रहे। और फाइनली लेयर 3 लिंक्स, नो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एग्जिस्ट इन कोर लेयर। कोर लेयर पे कभी भी स्पैनिंग ट्री को यूज नहीं करना। ये सारे लिंक्स लेयर 3 राउटेड लिंक्स होंगे और लेयर 3 पे स्पैनिंग ट्री की जरूरत नहीं पड़ती है।
इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट कन्वर्जिंग लिंक होंगे, क्योंकि इन पे हम कोई ना कोई आईपी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होंगे, या जीआरपी या ओएसपीएफ, जो बहुत ज़्यादा जल्दी कन्वर्ज होते हैं देन स्पैनिंग ट्री। आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया है इस लेसन में। ये लेसन हमारा अब तक का शायद वन ऑफ द लेंथिएस्ट लेसन होगा, बट अगेन डिजाइनिंग एक लेंथी प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी पीसीज को आपस में जोड़ना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कर सकता था कि आपको आधी चीज आज समझाऊं, आधी चीज उसके बाद अगले लेक्चर में समझाऊं, क्योंकि वो फ्लुएंसी जो एक लेक्चर में होनी चाहिए वो खत्म हो जाती है। इसलिए मैंने ये एक ही लंबा लेक्चर बनाया कैंपस डिजाइन पर। अभी तो इसके अंदर डाटा सेंटर का डिजाइन भी इंक्लूड किया जा सकता था, लेकिन मैंने जब टाइम देखा तो आई वाज लाइक कि नहीं, ये बहुत ज्यादा हो चुका है आपके लिए। आई नो इट विल बी हार्ड, बट मेरी अप्रोच ये है कि आपको डिजाइनिंग के प्रोसेस से फुल्ली फेमिलियराइज कराया जाए। कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई भी ऐसा पीस ना छोड़ा जाए जिससे आप फेमिलियराइज ना हो। तो अगेन आई एम सॉरी अगर ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। आप इस लेक्चर को दो पार्ट्स में सुन सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि इसे एक ही पार्ट में सुने, ताकि सारे पीसीज आपको अच्छी तरह से समझ जाएं, कौन सा पीस कैसे किससे कनेक्ट होता है, वो सारे आपको अच्छी तरह से समझ आए। मुझे पता है इस वक्त मेरे स्टूडेंट्स बेचारे एनके लगा के और बुक्स की तरफ जो है प्रॉपर ध्यान से बेचारे परेशान है, देख रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा आपने जो है वो कर दी है, बहुत ज़्यादा पढ़ा दी है। बट अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप इस लेक्चर को एक ही दफ़ा देखें। अगर आप नहीं देख सकते तो इसको दो दफ़ा या तीन दफ़ा आप इसको दो या तीन पोर्शंस में देख सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।